एक आदमी जो एक साधारण विज्ञान शिक्षक है, उसे एक रहस्यमय बल जेल में पढ़ाने के लिए ले जाता है। उसके छात्र इंसान नहीं बल्कि राक्षस नामक गैर मानवीय प्रजातियां हैं, जिन्हें विशेष गोलियां भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसने सोचा था कि शिक्षक का कर्तव्य पूरा कर वह यहाँ से जा सकेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सभी कैदियों के बीच छीना झपट्टी का विषय बनेगा। 3 दिन पहले रेगिस्तान में कई बख्तरबंद गाड़ियां धीरे धीरे चल रही थीं, जिनमें 6 हाई स्कूल शिक्षक थे। उन्हें ले जाने वालों ने चेतावनी दी थी कि कक्षा के दौरान निर्दिष्ट क्षेत्र न छोड़ें और किसी ऐसे व्यवहार से बचें जिससे कैदी भड़के। वहाँ लोग दंग रह गए। कैदी भी इंसान है, वे उतने डरावने नहीं जितना कहा जाता है। शिक्षकों में से एक ने परिचय दिया, मेरा नाम लाला है, मैं विज्ञान शिक्षिका हूँ। उसका परिचय सुनकर मुझे इत्तेफाक लगा, क्योंकि मैं भी विज्ञान शिक्षक हूँ। नाम कॉन्स्टेंटाइन है। हमारे बोलने से माहौल जीवंत हो गया। 2 और लोगों ने खुद को IT और संगीत पेशेवर बताया और आखिरी 2 शिक्षक कला और गणित पढ़ाते थे। वे बस में चढ़ने के बाद घबराए हुए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि बात यहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि वे दुनिया की सबसे बड़ी जेल मिस्ट बॉटम जा रहे थे। महिला शिक्षिका उसकी बात सुनकर चौंक गई, बोली, हमें डराओ मत, यह तो है, जेल में क्या हो सकता है। पुरुष शिक्षक ने उपहास करते हुए कहा, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जेल है, इसलिए मुझे और संदेह हो रहा है। क्या आप जानते हैं कोहरे का देश कैसे बना? पता चला 50 साल पहले इस रेगिस्तान में एक उल्कापिंड गिरा था। 5 साल बाद दुनिया की प्रमुख शक्तियां आईं और यहाँ एक जेल बनाई। ये सुनकर पुरुष शिक्षक अचानक खड़ा हो गया। उसने इसके बारे में इंटरनेट पर सुना था। मोटे शिक्षक ने धीरे से कहा, एक विद्वान ने कहा था कि कोहरे के देश ने नर्क के द्वार खोल दिए हैं, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि हम कुछ लोग उस जेल में राक्षसों को पढ़ाने जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। हम सब उच्च शिक्षित हैं, आप इन सब बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? चाहे उन्होंने कोई भी अपराध किया हो, उन्हें सीखने का अधिकार है। आखिरकार हम बिना किसी भेदभाव के पढ़ाते हैं। किसी ने कहा, कॉन्स्टेंटाइन, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? भले ही वे अफवाहें झूठी हों, फिर भी यह एक अंतर्राष्ट्रीय जेल है जिसमें विश्व स्तर के अपराधी बंद हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं सोचता, उन्हें बस शिक्षा की कमी है। 2 पुरुष शिक्षकों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं मूर्ख हूँ। कितनी बदकिस्मती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस गाड़ी में कोई किताबी कीड़ा होगा। चालक बेस से संपर्क कर रहा था। कोहरे के देश में प्रवेश में 5 मिनट बाकी थे। जब मैंने गेट देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दायरे में घना कोहरा गेट के पीछे का नजारा धुंधला कर देगा। अंदर जाने से पहले हमें सारा निजी सामान जमा करना पड़ा। मैंने देखा कि हर जगह कोहरा था, चाहे मैं कहीं भी देखूं, सब कुछ धुंधला था। अब मुझे उस मोटे आदमी की बात पर यकीन हुआ, इसे वाकई कोहरे का देश कहा जा सकता है। तभी किसी ने हमें चेतावनी दी कि कैदियों से दूरी रखें, जल्द ही कोई आपको निर्दिष्ट कक्षाओं में ले जाएगा। इसलिए हम शिक्षक चारों ओर फैल गए और अपनी अपनी कक्षाओं की ओर चल दिए। जैसे जैसे मेरे तेज कदमों की आवाज भारी होती गई, मैं खुद को समझाता रहा कि डरने की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ एक क्लास है। जल्द ही मैं टेम्पर्ड ग्लास से बने एक सुरक्षित कमरे में पहुंच गया, जहां मेज पर केवल एक माइक्रोफोन था। उस समय मुझे थोड़ा संदेह हुआ, क्या वे कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर नहीं कर रहे हैं? मैंने कभी टेम्पर्ड ग्लास नहीं देखा था। टेम्पर्ड ग्लास के पीछे छात्रों को पढ़ाने की तो बात ही छोड़िए। मैंने अपने हाथ से शीशे को थपथपाया, पाया कि यह मोटाई काफी मजबूत थी। मुझे नहीं पता था कि छात्र मेरे पीछे का ब्लैक बोर्ड देख पाएंगे या नहीं। तभी किसी ने मेरी पहचान की, क्या आप शिक्षक कॉन्स्टेंटाइन हैं? मेरी पहचान की पुष्टि के बाद उसने मुझे चेतावनी दी कि कैदी अब प्रवेश करेंगे, उनसे दूरी रखें और कोई संघर्ष न करें। मैं उसके शब्दों से समझ गया कि मामला गंभीर था। उसने कहा कि जब तक क्लास खत्म न हो, मैं उस सीट को न छोड़ूं। यह कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मुझे बाहर से शोर सुनाई देने लगा। पता नहीं यह मेरा भ्रम था या नहीं, मुझे लगा कि वह लोहे का दरवाजा थोड़ा कांप रहा है। अगले ही पल वह लोहे का दरवाजा खुल गया। उसी समय मैंने अपने जीवन का सबसे प्रत्यक्ष डर देखा। ये लोग आखिर क्या हैं? उनके चेहरे के आकार और शरीर को देखते हुए उनमें से कोई भी सामान्य इंसान जैसा नहीं लग रहा था। और मुझे और भी आश्चर्य हुआ कि भारी बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद उनके पीछे कई गार्ड उन पर बंदूकें ताने हुए थे। उनमें से प्रत्येक को उनकी सीटों पर ले जाया गया। मैंने देखा कि उनमें से प्रत्येक की छाती पर एक नंबर था। इसके अलावा मैंने एक नीली आंखों वाला और पूरे सिर पर बालों वाला आदमी देखा, जो कुछ हद तक आदिमानव जैसा लग रहा था। इन डरावने चेहरों को देख मैं सोच रहा था कि इन्हें कैसे पढ़ाऊं। तभी याद आया, मोटे टीचर ने कहा था कि हमें राक्षसों को पढ़ाना होगा। शायद वो सच था। मैंने खुद को शांत किया और क्लास शुरू की। माइक पर अपना परिचय दिया, नमस्ते छात्रों, मैं हूँ टीचर कांग डांटिंग, आपका साइंस टीचर। पर वहाँ सन्नाटा था, किसी ने जवाब नहीं दिया। तो मैंने जोक सुनाया, वैसे तो कई विषय लोकप्रिय हैं, पर सबसे लोकप्रिय साइंस है, क्योंकि इसमें भागने के लिए रॉकेट बना सकते हैं। कुछ लोगों ने मेरी तरफ देखा, पर माहौल नहीं बदला। एक लंबे बालों वाले ने हंसकर कहा, टीचर मजेदार है। मुझे शर्मिंदगी हुई, ऐसा पहली बार हुआ था। फिर मैंने शकरकंद निकाला। आज का सबक है इसे उगाना। सबकी मेज पर शकरकंद था। मैंने बताया, इसे उगाना आसान है, बस 1 कप और थोड़ा पानी चाहिए, ताकि आप इसे बढ़ते देख सकें। मैं उन्हें जीवन की अहमियत समझाना चाहता था। कैदी होने के बावजूद वे पढ़ने आए थे। आप इस शकरकंद जैसे हैं, माहौल चाहे जो हो, आप बढ़ सकते हैं, इसलिए आज मैं आपको इसे उगाना सिखाऊंगा। तभी एक छात्र ने गुस्से में मेज पीटी, क्या मेरा सिर शकरकंद जैसा है? मैं डर गया। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब था कि आप में बहुत क्षमता है,
तभी एक और आदमी ने शकरकंद खा लिया। मुझे लगा कुछ गड्ढा है, इनका दिमाग ठीक नहीं है। उसे देख बाकी कैदियों ने भी शकरकंद खा लिया। मैंने मना किया, इसे मत खाओ, ये उगाने के लिए था। मैं बेबस खड़ता रहा, आखिर इन्हें क्या हुआ है? क्या ये खुद नहीं आए थे? ये चाहते क्या है? तभी एक भारी आवाज आई। मास्क वाले ने कहा, बस ये बताओ कोहरा कैसे बनता है? मैं उलझन में था, क्या उसे ये जानना है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। साइंटिस्ट होकर तुम्हें ये नहीं पता? मैंने कहा, मैं सिर्फ टीचर हूँ। तभी कांच में दरारें आ गईं। उसने सिर मारकर कांच तोड़ दिया। क्या मजाक कर रहे हो? क्या हमें बेवकूफ समझा है? मैं डर गया और कंट्रोल रूम को बताया। तभी हथियारों के साथ जवान आ गए। फिर मैंने जो देखा वो खौफनाक था। वहां बैठे सभी छात्रों को गोलियों से भून दिया गया। मैंने दरवाजा खोलने को कहा, पर उन्होंने मुझे अंदर ही रहने को कहा जब तक सब खत्म न हो जाए। पूरा कमरा खून से भर गया। मुझे लगा उन्हें मारना गलत था। तभी देखा कि एक अंधे आदमी पर बंदूक तानी गई है। मुझे ऐसा लगा कि सिपाही ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन असल में उस अंधे व्यक्ति ने सिपाही का सिर अपने दोनों हाथों से मजबूती के साथ पकड़ दाचकर ऊपर उठा लिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसकी खोपड़ी को बुरी तरह से मसल दिया। ये देखकर मैं पूरी तरह से दंग रह गया, क्योंकि असली शिकारी तो ये कैदी ही थे। जब मैं बेहोश था उस समय एक नकाबपोश व्यक्ति मुझे लगातार घूर रहा था। उसकी वर्दी पर नंबर 182 साफ साफ लिखा हुआ था। वह मुझे बिना पलक झपकाए एक तक देखता रहा, जैसे वो मुझे अपना बनाना चाहता हो। जब आंख खुली मैं जेल जैसे कमरे में था, साथ में वही नंबर 182 वाला आदमी। दरवाजे को देख मैं डर गया। पूछा, ये क्या है? उसने कहा, ये उसका कमरा है। मैंने पूछा, वो कौन है और मैं यहाँ कैसे आया? पर उसने जवाब नहीं दिया। मैं हैरान था, वो कैदी लग रहा था। मुझे याद आया कि क्लास में दंगा हुआ था, लेकिन क्योंकि मेरा दिमाग टूटने की कगार पर था, मैं सीधा बेहोश हो गया। मैं कोने में बैठे 182 के पास गया और पूछा, क्या ये जेल है? 182 ने हाँ में सर हिला दिया। मेरे मन में एक बुरा ख्याल आया, क्या तुम ही मुझे जेल में लाए हो? 182 ने फिर हाँ में सर हिला दिया और अपने हाथ में पकड़ा शकरकंद मेरी तरफ बढ़ाया। वो मुझे जेल में इसलिए लाया क्योंकि वो शकरकंद उगाना सीखना चाहता था। उस पल मैं टूट गया। लग रहा था जैसे इस आदमी का दिमाग ठीक नहीं है। गुस्से में मैंने 182 को भला बुरा कहा, तुमने सिर्फ एक शकरकंद के लिए मुझे जेल में डाल दिया। पिछले दंगों को देखकर लगता है कि इस जेल के लगभग सभी लोग दरिंदे हैं। उनके लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है और वो कानून को बिल्कुल नहीं मानते। शायद मैं भी यहाँ मारा जाऊँ। मैं धीरे से दरवाजे की तरफ गया और बाहर निकालने का रास्ता ढूंढने लगा। शायद सुरक्षा कर्मी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जब मैंने बाहर का नजारा देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि मैं एक ऊंची जगह पर था, इसलिए मैं काफी दूर तक देख सकता था। लेकिन जहाँ तक नजर जा रही थी सिर्फ धुंध ही धुंध थी। मैंने लोहे के दरवाजे को जोर जोर से हिलाया ताकि कोई आवाज सुनकर मुझे ढूंढ ले, लेकिन अगले ही पल वो दरवाजा मेरे धक्के से खुल गया। ये देखकर मैं हैरान रह गया, क्या इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था? बाहर निकालने पर मैंने देखा कि चारों तरफ घनी धुंध छाई हुई है। नीचे मेरे कमरे जैसे ही बहुत सारे कमरे थे। ऐसा लगता था जैसे नीचे पूरी जेल ही जेल है। इसे जेल कहने के बजाय ये जेलों से बना एक छोटा सा देश लग रहा था। मैंने गिड़गिड़ाते हुए अपने पीछे खड़े 182 से कहा, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। मैं इस जेल में नहीं रहना चाहता। लेकिन मेरी बात बीच में ही रुक गई। 182 ने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया और मुझे चुप रहने को कहा। इस जगह पर चिल्लाना सख्त मना है और उसने कहा कि यहाँ से निकालने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि 182 चाहता था कि मैं यूं से शकरकंद उगाना सिखाऊं। और इसके अलावा आज तक कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं पाया है। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया और कहा कि मैं कोई कैदी नहीं हूँ, मैं एक कानून मानने वाला नागरिक हूँ। मैं तुम जैसे समझ के कचरे जैसा नहीं हूँ। मैं यहाँ से जरूर निकाल कर दिखाऊंगा। जब हम बहस कर रहे थे तभी एक बहुत बड़ा आदमी हमारे पास आया। उसकी दहशत देखकर मेरी रोना निकल गया। वहीं दूसरी तरफ 182 उसे गुस्से से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत चिढ़ा हुआ है। उस नकाबपोश आदमी की नजरें भटक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका ध्यान हम पर नहीं है। मैंने 182 से कहा कि बिल्कुल मत बोलना, वो अभी चला जाएगा। लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी और बोला, अबे वो सुअर के मुंह वाला क्या देख रहा है? शायद उसकी बात उस कैदी को चुभ गई और वो मुट्ठी बांधकर हमारी तरफ लपका। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उस आदमी का मुक्का सीधा मुझे लगेगा। उस एक मुक्के ने मुझे बेहोश कर दिया और उसने मेरा सूट भी छीन लिया। जब मेरी आंख खुली तो मैंने 182 को कहते सुना, मैंने कहा था ना कि चुप रहो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। 182, तुम्हारी ये नजरें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं गुस्से में चिल्लाने लगा, अगर तुमने उसे सुअर न कहा होता तो मुझे ये मार नहीं पड़ती। तुम बिल्कुल बुद्धू हो और तुम्हारा तो एक ही हाथ है। तुम उस दरिंदे से कैसे लड़ सकते थे? आखिर में भुगतना तो मुझे ही पड़ा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उठा और अपनी शर्ट उतार दी। मैं डर गया कि ये क्या करने वाला है, लेकिन उसने बस अपनी शर्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। उसने मुझे वो जेल की वर्दी पहनने को कहा। उसकी मजबूत मांसपेशियों को देखकर मैं दंग रह गया। मुझे लगा कि ये बंदा भी कम खतरनाक नहीं है। भले ही उसका एक हाथ नहीं है, पर मैं उसे हरा नहीं सकता। अब से इसे धीरे ही बात करनी चाहिए। मैंने उसे पूछा कि अगर मैंने ये वर्दी पहन ली तो क्या बचाव दल मुझे पहचान पाएगा? उसने कहा कि ये उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई बाहर नहीं जा सकता। उसने मुझे शांत रहने की सलाह दी, वरना हालत और बिगड़ सकते हैं। धुंध के इस देश का यही सच है। फिर उसने एक पुरानी शर्ट पहन ली और बोला, अब मेरे साथ कैंटीन चलो, खाने का वक्त हो गया है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं कैंटीन गया तो इसका मतलब है कि मैं गार्ड से मिल पाऊंगा। शायद वो मेरी मदद कर दें।
दूसरी तरफ वो मोटा आदमी मेरा सूट पहनकर एक गली में खुशी से नाच रहा था। यूज वो सूट बहुत पसंद आया था। वो मेरी ती और चश्मा भी छीनना चाहता था, लेकिन 182 ने उसकी अच्छी पिटाई कर दी। तभी एक दुबला पतला आदमी उसके पास आया और पूछने लगा कि ये कपड़े कहाँ से आए। आने वाले को देखकर वह मोटा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। लॉर्ड शोल्डर, ये मैंने उस टीचर से छीना है। उसने कहा कि शकरकंद वाला टीचर जो उन्हें पहले पढ़ाता था अब टोफू विलेज में है। शायद 182 उसे अंदर लाया है। यह सुनकर लॉर्ड शोल्डर हंसने लगे। इतना कहकर शोल्डर ने एक ही बार में उस मोटे आदमी का काम तमाम कर दिया। वह जमीन पर 2 बार तड़पा और फिर शांत हो गया। शोल्डर के चेहरे पर दुष्ट मुस्कान थी। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया टीचर। दूसरी तरफ मैं 182 के साथ कैंटीन में खाना खाने जा रहा था। जब से मैं बाहर निकला हूँ मैं कांप रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के कैदियों के चेहरे बहुत डरावने हैं। मेरे लिए जो डरावना है वह यहाँ के लिए सामान्य है। यही मिस्ट किंगडम है। 182 ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, इधर उधर मत देखो, जल्दी मेरे साथ कैंटीन चलो। इसलिए मैं चुपचाप 182 के पीछे पीछे चल दिया, अपनी नजरें नीचे रखकर। जल्द ही हम कैंटीन पहुंच गए। यहाँ बाहर से काफी बेहतर लग रहा था। कम से कम यहाँ कोई दंगा नहीं हो रहा था और खाना चाहने वाले सभी कैदियों को लाइन में लगने के नियम का पालन करना पड़ता था। मैंने मुड़कर आगे देखा तो खाना परोसने वाली जगह के पास एक आकृति दिखाई दी। वह एक गार्ड था, जिसे देखकर मैं हैरान भी था और खुश भी। मुझे उस आदमी को स्थिति समझाने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि वह मुझे इस जेल से बाहर निकाल सके। मैंने सोचा इस बार मैं जरूर बच जाऊंगा। आखिरकार मैं इस नरक जैसी जेल से बाहर निकलूंगा। लेकिन मुझे अभी शांत रहना होगा, क्योंकि मैंने कैदियों वाले कपड़े पहने हैं। इस वक्त मेरी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि अगला नंबर मेरा ही है। पास खड़े 182 ने खाना देने वाले से एक और हैम मांगा, लेकिन उस आदमी ने उसे चम्मच से मारते हुए कहा, यहाँ से दफा हो जाओ। 182 के जाने के बाद मेरी बारी आई। मैंने धीरे से गार्ड को नमस्ते किया और उसे बताया कि मैं लापता टीचर कॉन्स्टेंटाइन हूँ। शकरकंद वाली क्लास के दौरान कैदियों ने मेरा अपहरण कर लिया था। अब आप लोग मुझे ढूंढ रहे होंगे तो जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। 182 मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई बेवकूफ हूँ, लेकिन उसने मुझे रोका नहीं। मैं बहुत तेजी से बोल रहा था। मैंने गार्ड से कहा कि वह तुरंत अपने सीनियर से संपर्क करे और मुझे यहाँ से ले जाए। सीनियर अधिकारी जरूर लापता टीचर कॉन्स्टेंटाइन के लिए परेशान होंगे। लेकिन बोलते बोलते मुझे उस गार्ड में कुछ अजीब लगा। अगले ही पल जब मैंने गार्ड का चेहरा साफ देखा तो मैं सन्न रह गया। उस गार्ड की आंखें पत्थर आई हुई थी। उसमें एक सामान्य इंसान जैसी कोई सोच नहीं थी। वह किसी जिंदा लाश की तरह वहाँ खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि गार्ड की आंखें ऐसी क्यों थी। क्या वह गार्ड नहीं था? खाना देने वाले ने देखा कि मैं काफी देर से खड़ा हूँ और अपनी प्लेट आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो उसने सीधे मेरे सिर पर चम्मच से मारा और कहा, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो यहाँ से दफा हो जाओ। खाना लेने के बाद मैं वापस मेज पर बैठ गया। मेरा यह सड़ी हुई सब्जी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पास वाले कैदी को मेरे खाने में काफी दिलचस्पी थी। मुझे लगा था कि कैंटीन आकर मैं बच जाऊंगा, पर वह कैदी भी कुछ अजीब था। मुझे लगा जैसे मुझे छोड़ दिया गया है, क्योंकि इस जेल में हर दिन लोग मरते हैं। एक टीचर के कम होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर 182 बड़े मजे से खा रहा था। तभी मुझे इस बेवकूफ का इस्तेमाल करने का ख्याल आया। मैंने उसे बनावटी मुस्कान दी और कहा, तुमने कहा था कि तुम शकरकंद उगाना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता दो। मैं 182 की बेवकूफी का फायदा उठाकर बाहर निकलना चाहता था। मेरी बात सुनकर 182 थोड़ा चौंका, फिर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? एक मामूली शकरकंद के बदले बाहर जाने का रास्ता जानना चाहते हो? मैंने तुरंत सफाई दी, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम बेवकूफ कैसे हो सकते हो? क्या तुम मुझे यहाँ शकरकंद उगाने के लिए नहीं लाए थे? अगर तुम सीख जाओगे तो मुझे यहाँ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? 182 कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो जब तक कि तुम यहाँ के सुप्रीम लीडर न बन जाओ। मुझे समझ नहीं आया कि सुप्रीम लीडर का क्या मतलब है। क्या इसका मतलब बॉस है? उसने कहा कि मेरे जैसा इंसान कभी ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने अपना हाथ उठाते हुए कहा, सिर्फ शोल्डर जैसा ताकतवर इंसान ही लीडर बन सकता है। मैंने 182 से पूछा कि शोल्डर कौन है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका यह रवैया देखकर मैंने भी अपना मन बदल लिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं तुमसे दूर ही रहूंगा। मैं किसी और की मदद लूंगा। इतना कहकर मैं 182 के पास से चला गया। अगर मैं सुरक्षित वापस लौट पाया तो मैं जरूर कानूनी तरीके से उन्हें सजा दिलवाऊंगा। तभी मुझे कुछ शोर सुनाई दिया। मैंने मुड़कर देखा कि बहुत से लोग दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। मेरे मन में एक उम्मीद जगी, क्या बचाव दल मुझे ढूंढने आया है? यह सोचकर मैं सबके सामने जोर से चिल्लाने लगा, बचाव दल के साथियों, मैं यहाँ हूँ, मैं कॉन्स्टेंटाइन हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने आया था, लेकिन मेरा अपहरण कर लिया गया है, जल्दी आकर मुझे बचाइए। लेकिन चिल्लाते चिल्लाते मुझे कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि दरवाजे पर खड़े वे लोग बचाव दल के नहीं थे। उसने वही जर्सी पहनी थी जो मैंने पहनी थी। अगले पल मैं दंग रह गया। मेरे सामने एक लंबा दुबला आदमी खड़ा था। उसने झुककर मुझसे कहा, बहुत समय बाद मिले टीचर, क्या आपको मैं याद हूँ? मेरी आंखों में डर था। मैं इस आदमी को कैसे भूल सकता था? मैं इसे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वह सबसे लंबा था जिन्हें मैंने देखा है। सब उसे डर से देख रहे थे। यह शोल्डर साहब थे। किसी ने नहीं सोचा था कि वह आज यहाँ खाने आएंगे। वह 6 बड़े शोल्डर्स में से एक थे, जिनका नाम टॉवर था। इस बार वह मेरी क्लास लेने मेरे पास आए थे, लेकिन उन्हें शकरकंद उगाने में दिलचस्पी नहीं थी। वह सिर्फ जानना चाहते थे कि मिस्ट कैसे बनती है। उनकी बात सुनकर मैं घबरा गया।
मुझे नहीं पता मिस्ट कैसे बनती है। मुझे यह भी नहीं पता कि इतनी घनी धुंध यहाँ क्यों है। जब टॉवर ने 3 नीली गेंदें निकाली तो सभी कैदियों की आंखों में लालच आ गया। सोचने पर याद आया कि मास्क पहने आदमी ने भी मुझसे यही पूछा था। क्या हो सकता है कि जिस मिस्ट की वे बात कर रहे हैं वह बाहर की धुंध नहीं बल्कि यह नीली गेंद है। मैंने साफ कहा कि मुझे नहीं पता यह क्या है। मैंने इसे बनाने के तरीके के बारे में कभी नहीं सुना था। इस बात ने टॉवर को गुस्सा दिला दिया। आप साइंस टीचर हैं, क्या आपको सच में नहीं पता कि यह चीज कैसे बनती है? क्या टीचर को हर चीज के बारे में पता होना चाहिए? अब मुझे यकीन हो गया कि इस जेल के लोग पागल हैं। मुझे इस चीज के बारे में कैसे पता हो सकता है? मैंने पहली बार इस नीली गेंद को देखा था। टॉवर का चेहरा बदल गया। हम 6 शोल्डर्स तुम्हारे कमरे में इकट्ठा हुए हैं। अब मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा ताकि उन्हें जवाब दे सकूं। यह सुनकर मेरा दिल दहल गया। क्या 182 के बाद अब यह लंबा आदमी मुझे अगवा करेगा? उसके बाद उसने मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे मिस्ट खाने को कहा। बोला, बस एक निवाला लो, सब समझ आ जाएगा। इस अजीब चीज को देखकर मैं इसे नहीं खाना चाहता था, लेकिन टॉवर ने सुने बिना इसे मेरे मुंह में ठूंस दिया। यह देखकर सभी कैदियों की आंखों में लालच आ गया। अगले ही पल मैंने टॉवर के हाथ से तीनों गेंदें झटक दी। मैंने कहा था, मैं नहीं खाऊंगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जैसे ही वे तीनों गेंदें गिरी, बाकी कैदियों की नजरें उन पर टिक गईं। तुरंत बाद भीड़ उन गेंदों को छीनने टूट पड़ी। वे इन चीजों के लिए एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे। इसने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया कि आखिर यह मिस्ट है क्या जो ये लोग इसके पीछे इतने पागल हैं। टॉवर ने शैतानी हंसी के साथ कहा, तुमने देखा, मिस्ट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन तुमने इसे नहीं खाया। इस जेल में मिस्ट सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसे खाने के बाद उन्हें बहुत सुकून महसूस होता है। कुछ कैदी जिन्हें वे 3 गेंदें नहीं मिली, वे उन कैदियों को ही नोचने लगे जिन्होंने उसे खाया था। लेकिन उस आदमी को शायद इसकी परवाह ही नहीं थी। वह बस उस मिस्ट से मिलने वाले सुखद एहसास में खोया हुआ था। ये सब देखकर मुझे उल्टी आ गई। ये बहुत घिनौना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया। ये जगह खतरनाक है। मैंने टॉवर से पूछा, क्या वह मुझे वापस भेज सकता है? मुझे घर जाना है। मैं टॉवर के सामने गिड़गिड़ाया कि मैं सिर्फ टीचर हूँ, वैज्ञानिक नहीं। आप लोग जिस चीज की बात कर रहे हैं मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। टॉवर ने कहा, मजाक न करो। उसने किसी टीवी शो में देखा था कि एक केमिस्ट्री टीचर ने नशीले पदार्थ बनाए थे और वे बहुत बिके थे। मैं टूट गया और टॉवर पर चिल्लाया, तुम पागल हो, वह सिर्फ टीवी शो था, वह सच कैसे हो सकता है? अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। टॉवर ने धीरे से कहा, तो तुम अब किसी काम के नहीं हो। टॉवर को लगा था कि वह टीचर को ढूंढने वाला पहला व्यक्ति है और वह यहाँ सबसे ताकतवर बन जाएगा, लेकिन अंत में सब बेकार गया। मैं थोड़ा हैरान था, ये आदमी आखिर कह क्या रहा है? अगले ही पल टॉवर ने धीरे से अपना हाथ मुंह में डाला और एक लंबी तलवार बाहर निकाली। क्योंकि तुम बेकार हो तो अब तुम मर जाओ। मेरी आंखों में निराशा छा गई। ऐसे मर जाना भी ठीक है, कम से कम कोई दर्द तो नहीं होगा। उसकी तलवार बहुत तेज होगी। तभी पास ही एक आदमी ने अपने हाथ में पकड़ा कांटा हिलाया। जैसे ही टॉवर मुझे मारने वाला था, वह कांटा उसके हाथ को चीरता हुआ निकल गया और बिना रुके पास की दीवार में जा धंसा। उस कांटे की वजह से मेरी जान बच गई। दूसरी तरफ टॉवर को देखो, उसका आधा हाथ कट चुका था। उसने उस दिशा में देखा जहाँ से हमला हुआ था, ये जानने के लिए कि किसने हमला किया। जैसे ही उसने सिर घुमाया, एक बड़े हाथ ने उसके बाल पकड़ लिए। उस आदमी के हाथ ने उसके सिर को कसकर जकड़ लिया था। ध्यान से देखने पर पता चला कि उसका सिर्फ एक हाथ था। टॉवर ने हैरानी से देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह दखल देगा। मेरी आंखों में भी हैरानी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वह 182 था। उसने मुझे बचाने के लिए हमला किया था। 182 ने गंभीरता से कहा, वो मेरी हिफाजत में है, उसे हाथ लगाया तो मार दूंगा। जेल से भागना नामुमकिन था, पर उसने भागने का निश्चय किया। उसने 2 माहिरों को साथ लिया, जिनमें से एक अपनी ताकत से दोनों को उठा सकता था। उसे लगा योजना सफल होगी, पर उसे अंदाजा नहीं था कि बाहर एक विशाल आकृति पहरा दे रही थी। 2 घंटे पहले 182 ने मुझे बचाने के लिए टॉवर से युद्ध लड़ा। गुरुजी, मैंने नेतृत्व किया, उसे छूने वाले को मैं मार डालूंगा। यह कहकर 182 ने जोरदार लात मारी, जो सीधा टॉवर के गले पर लगी। लात इतनी तेज थी कि टॉवर की रीढ़ टूट गई। 182 तुरंत पीछे हटकर दूरी बना ली। कैदी हैरान थे, क्योंकि 6 दैत्यों में से एक टॉवर साहब गिर चुके थे। मुझे अब पता चला कि 182 असल में कितना ताकतवर है। जेल में उत्साह था, लगा नया कंधा जन्म लेने वाला है। सब नए कंधे से सवाल पूछने लगे। अपना नाम बताओ। 132 ने कोई जवाब नहीं दिया, बस टीचर की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, चलो वापस चलें। वे मुझे कंधे पर उठाकर चल दिए। कैदी समझे कि 182 का नाम टीचर है और वे सुरक्षित हैं। कैंटीन से बाहर मैं जिंदा बचने पर राहत महसूस कर रहा था, फिर भी अविश्वास से 182 को देखता रहा। ये इंसान कमजोर नहीं, बल्कि बहुत ताकतवर है। मेरे मन में सवाल उठा, तुमने शकरकंद वाली क्लास क्यों चुनी? क्या तुम वू की वजह से आए थे? 182 ने मुड़कर पूछा, क्या तुम चीजें बना सकते हो? मैं डर गया। मैं कुछ नहीं बना सकता, मुझे छोड़ दो। फिर 132 ने बताया कि उसने शकरकंद क्लास क्यों चुनी। जेल ब्लॉक में घूमते समय एक रस्सी ने उसका रास्ता रोका। उसने एक कैदी को बाहर बुलाया, पर वह नहीं आया। उसने कहा कि घुसपैठ मना है, सब कतार में है। उसने सुना था कि कोई नया सिखाने आया है और मुकाबला कड़ा है, इसलिए तुम्हें भी लाइन में लगना चाहिए। 182 को परवाह नहीं थी, पर नए कपड़ों का सुनते ही वह लाइन में घुस गया। वह बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे अरसे से नए कपड़े नहीं मिले थे। मैं उसे देखता रह गया। यही वजह थी कि वह शकरकंद की तरह गुस्सा था। उसने मेरी मदद क्यों की? उसका जवाब सीधा था, तुमने मेरा कपड़ा पहना है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी हो। उसने मुझे हिकारत से देखा
क्योंकि मैं डर गया था। फिर 132 एक राहगीर के कपड़े छीन लाया और मैंने नए कपड़े पहनकर पुराने धो दिए। वह इन फटे कपड़ों को क्यों नहीं फेंकता जबकि अब उसके पास नए हैं। 132 ने कहा कि इन पर 132 लिखा है इसलिए इन्हें नहीं फेंक सकता। 132 नंबर वाली हर चीज उसकी है और वह कुछ नहीं फेंकता। यह सुनकर मैं उलझन में था। वह शख्स थोड़ा अजीब है। उसे खुश करने के लिए मैंने कहा कि वह कपड़े दे दे, मैं धो दूंगा। एक हाथ से कपड़े धोना उसके लिए कठिन था। फिर 182 बस जूते पहनकर बैठ गया और मुझे कपड़े धोते देखने लगा। धोते धोते 12 बज गए और मेरे मन में अब भी डर था। आखिरकार राक्षस मुझे ढूंढ रहे हैं और मुझे भूख लगी है। काश मैंने वे पत्ते ही खा लिए होते। तभी मुझे जमीन पर एक शकरकंद मिला। मैंने उसे उठा लिया। ऊपर सो रहा नंबर 182 गहरी नींद में था। जैसे ही मैं खाने लगा एक हाथ ने उसे छीन कर फेंक दिया। 182 ने घृणा से पूछा, टीचर क्या आप चोर हैं? मैंने कहा मैं भूखा हूँ, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? 182 ने मुझे अनसुना किया। वह नीचे आकर शकरकंद खोदने लगा। उसने उस पर अपना नंबर लिख दिया ताकि कोई उसे ना ले। उसने मुझे आंखें बंद करने को कहा क्योंकि वह उसे छुपाना चाहता था। उसे लगा कि मैं फिर से शकरकंद चुरा सकता हूँ। दूसरी ओर 172 से हारा टावर शरीर ठीक कर रहा था। वह हैरान था कि आखिर हुआ क्या। टावर के पास कोहरे से मिली एक खास प्रतिभा है। उसकी रीढ़ स्टील से भी मजबूत है। मजबूत रीढ़ भी 132। उस लड़के की एक लात में टूट गई। उसे याद है 132 ने कहा था कि शिक्षक उसी ने ढूंढा है, इसलिए वह 132 से शिक्षक छीनने को तैयार था। तभी नकाबपोश की परछाई अचानक पास आ गई। लगता है तुमने शिक्षक ढूंढ लिया, पर हमें खबर क्यों नहीं दी? टावर, वह हंसकर बोला, बकवास मत करो, मैं यहाँ का बड़ा नेता बनूंगा, तुमसे कुछ साझा क्यों करूं? अगले ही पल टावर के पास खड़े आर्किटेक्ट का हथौड़ा गायब हो गया। नकाबपोश ने उसे छीन लिया था। तुम्हारे सपने कुछ ज्यादा बड़े नहीं हो गए? यह तुम्हारी ताकत के लायक नहीं है। टावर की आंखों में डर था। तुम क्या करने वाले हो? मास्क वाला क्रूरता से मुस्कुराया। जो नियम नहीं मानता उसे नष्ट ही किया जा सकता है। अगले ही पल उसने टावर की ठीक हुई देह को फिर चकनाचूर कर दिया। ये मास्क वाला 6 कंधों में से एक हाउंड था। 10 मिनट बाद हाउंड ने टावर के आदमियों को मार डाला। फिर वह साथियों संग शिक्षक को छीनने निकला। सब गॉस्ट फायर पर तेजी से टोफू गांव निकल गए। और दूसरी ओर मैं 132 के साथ धूप वाली जगह जा रहा था। मैंने उसे डराया था कि शकरकंद पर लिखने से वह मर जाता है। मुझे बुरा लगा, पर मैं जेल से भागना चाहता था। 135 मेरी बातों में उलझा धूप ढूंढता रहा। 2 घंटे बाद भी हमें प्रवेश द्वार नहीं मिला। 182 बोला, उसे रास्ता नहीं पता, बस उजाले की ओर चलना है। मैं गुस्से में चिल्लाया, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या हमारी 2 घंटे की मेहनत बेकार गई? मैं जमीन पर लेट गया और 182 से कहा कि अगर वह शकरकंद बचाना चाहता है तो मुझे पीठ पर उठाए। पर 182 खुद थक कर गिर पड़ा। मुझे गड़बड़ लगी क्योंकि उसकी ताकत मुझसे कम नहीं थी। जब मैंने उसका सामान हटाया तो दंग रह गया। उसकी आंखों में चमक नहीं थी और मुंह नाक से नीला तरल बह रहा था। मैंने उसे होश में लाने के लिए थपथपाया, आज हम धूप ढूंढने नहीं जाएंगे, चलो जल्दी वापस चलते हैं, क्योंकि मैं सच में बहुत डर गया हूँ। बिना 182 के मैं यहाँ अकेला बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैंने उसका शरीर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। उससे कहा कि मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ना तुम। अगले ही पल मैंने जोर से चिल्लाया, तुमसे विनती है, जल्दी से होश में आ जाओ। मेरी बात खत्म होते ही मेरे पीछे जोरदार आवाज आई। एक आदमी मेरे पीछे आ गया। मैं अविश्वास के साथ पीछे मुड़ा तो देखा कि एक हाथ मेरी पलकों को छू रहा था। वह आदमी धीरे धीरे बोला, तुम शायद एक आम इंसान हो, है ना? अब मैंने उसे साफ देखा। वह एक निर्दोष दिखने वाला नौजवान था जो चीख सुनकर यहाँ आया था। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और खाना दिया। उसके साथ नीले बालों वाली लड़की लीजी थी। उसने कहा, धीरे खाओ वरना पाचन में दिक्कत होगी। आदमी का नाम होंग माओदान था। मैंने अपना नाम कांग दानतिंग बताया। पहली बार मुझे यहाँ किसी से बात करने का मौका मिला। हैरानी की बात थी कि यहाँ औरतें भी जीवित थीं। लड़की हंसी। मैंने बाल छोटे करवाए ताकि मर्द जैसी दिखूं। टोफू गांव में औरत होना आपको अलग बना देता है। आदमी ने बताया कि वे अंदर से आए हैं और केंद्र की ओर बढ़ने पर सामान्यता गायब हो जाती है। होंग माओदान को पता चला मैं कैदी नहीं बल्कि अपहृत हूँ और अपहरणकर्ता सो रहा है। बिना वजह जाने मुझे यहाँ से हर हाल में भागना है। वे चौंक गए। क्या तुम वही टीचर हो जिसका अपहरण हुआ था? ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या ये भी उस बारे में जानते हैं? सब जानते थे कि प्रशासन ने जाल बिछाया है और कक्षा को नियंत्रित कर लिया है। होंग माओदान ने नहीं सोचा था कि मुख्य किरदार सामने आएगी। लीजी को लगा कि वह प्रशासन से नहीं है। मैंने बताया कि उसने मेरा अपहरण सिर्फ शकरकंद उगाना सीखने के लिए किया। वे हंस पड़े। तुम्हारी किस्मत खराब है, सिर्फ शकरकंद के लिए अपहरण। उनकी हंसी देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब है कि वे सामान्य लोग हैं जिनमें इंसानी भावनाएं हैं। भले ही मुझे 182 ने अगवा किया था, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वह अभी अभी अचानक बेहोश हो गया। शायद उसे लू लग गई है। लड़की ने यह सुनकर धीरे से 2 शब्द कहे, लिंगबो। जिसे लिंगबो कहा जाता है वह एक तरह का नशा छोड़ने का लक्षण है। वे लोग अचानक धुंध वूखा से दूर हो गए हैं और इसी सड़क पर कई कैदी जमीन पर पड़े हैं क्योंकि उन्हें धुंध नहीं मिल रही है और वे खोए हुए से हो गए हैं। हालांकि वे आखिरकार होश में आ जाते हैं, लेकिन अगर बार बार खोए हुए रहें तो उनका दिमाग सड़ने लगता है। मैंने दोनों से पूछा कि आखिर यह धुंध है क्या और सब लोग इसे क्यों पाना चाहते हैं।
लेकिन जल्दी ही मुझे इसका जवाब मिल गया। धुंध एक दिव्य औषधि है जो विशेष प्रतिभा देती है। ये वह हुनर दे सकती है जिसकी आपको चाह थी। मैंने सोचा ये कैसे संभव है, ये सुपर पावर जैसा है। लाल बालों वाले ने कहा यह संभव है और तुम्हें सीमाओं से आगे ले जाएगी। वे इसी से जेल से भागने की तैयारी कर रहे हैं। मैं हैरान था, पर मुझे साथी मिल गए थे। मुझे पता नहीं था कि शिकारी कुत्ता और 6 अन्य मेरी तलाश में हैं। सबका गंतव्य टोफू गांव था। लीची और उसके साथी मुझे अपनी ठोस योजना के साथ भागने को कह रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। आम इंसान के नाते सुरक्षा कर्मियों से संपर्क करना ही बेहतर था। बिना सोचे भागने पर मेरी लाश भी न मिलती। पर लाल बालों वाले ने कहा कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। धुंध के कारण सुरक्षा कर्मी भी यहाँ आने की नहीं सोचते। लाल बाल वाले ने मुझे सोचने को कहा। जेल तोड़ते समय तक फैसला नहीं किया तो हम मदद नहीं कर पाएंगे। उसने डरावनी बात बताई, यहाँ रुकने पर धुंध का असर बढ़ेगा। भले ही मैंने नीली धुंध नहीं खाई, पर यहाँ की सफेद धुंध भी वही है। मैं चौंक गया। क्या ये सफेद धुंध मुझे नुकसान पहुंचा रही है? हर सांस शरीर को नुकसान दे रही है। धुंध को ईश्वरीय तोहफा मानते हैं, जिसे दिखाने के लिए अनगिनत कण चाहिए, पर लत लगाने के लिए हवा की सफेद धुंध ही काफी है। एक बार लत लग गई तो तुम्हें मेरी जरूरत होगी। इससे लोग पागल हो जाते हैं। इस पर मुझे शक हुआ। तुम लोग तो यहाँ काफी समय से हो, क्या तुम भी इसकी लत के शिकार हो चुके हो? लेकिन अगर ऐसा है तो बाहर निकलने के बाद भी तुम जिंदा नहीं रह पाओगे। मगर इस बात की उन्हें दोनों को कोई परवाह नहीं थी। भले ही बाहर जाने के बाद उनकी मौत तय है, लेकिन कम से कम उनके पास जीने के लिए 10-15 साल और होंगे। उन्होंने आपस में एक वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए वे इस जेल में मरेंगे नहीं। असल में वे दोनों एक प्रेमी जोड़ा है, जिन्होंने तय किया है कि बाहर की दुनिया में शादी करेंगे। उनकी यह बात सचमुच मुझे छू गई। आखिरकार मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। मुझे विश्वास था कि बाहर एक दिन जीना यहाँ 10 साल जीने से बेहतर है। तभी मैंने देखा कि 172 की नजरें उन दोनों के बीच से मुझे घूर रही थी। मैं चौंक गया और मेरी चीख ने सबका ध्यान खींचा। अब 182 जाग चुका था, जिसका मतलब था फिर से शकरकंद उगाना। मैं घबरा गया। मैं अपना समय इस काम में बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर मैं उसे बताऊं कि मैं इनके साथ भाग रहा हूं तो क्या वह हमला करेगा? 182 इतना ताकतवर है कि उसने टारो को भी हराया है। उसने जेब से शकरकंद निकाला और राहत की सांस ली। मुझे डर था कि वह मुझसे खेती कराएगा। पास खड्डीले रामबूटन ने मुस्कुराकर पूछा, डरे क्यों हो? उसने कहा कि 132 बस एक गलती से बना ज़ॉम्बी है। लिंगबो अवस्था में गिरने के बाद अगली धुंध तक उनमें कोई ताकत नहीं बचती। ये सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। मुझे तो डर था कि कहीं उन दोनों को चोट न लग जाए। लेकिन अगले ही पल रामबूटन ने अपना मोटा पेट उठाया। रामबूटन को लगा कि 182 शायद एक मुसीबत बन सकता है, इसलिए वह यहीं उसे मार देना चाहता था। लेकिन उसकी हमले को 182 ने जैसे कोई तवज्जो ही नहीं दी। मुझे पता था कि मैं बिल्कुल भी मामला बड़ा नहीं कर सकता, वरना भागना तो दूर, इस कमरे से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार मैं तो बस एक आम इंसान हूँ। इसलिए मैंने रामबूटन का हमला रोक दिया और उसे रुकने को कहा। फिर मैं 182 के पास गया और उसे बताया कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब से मुझे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आगे से हम दोनों अपनी अपनी राह चलेंगे। 182 को मेरे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो बस यह जानना चाहता था कि वह शकरकंद कैसे उगाया जाए। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर उसके हाथ से शकरकंद छीन लिया और पास जाकर एक कप में थोड़ा पानी भर लिया। मैंने 182 से कहा, बस ऐसे ही करना है। शकरकंद में बहुत जान होती है। तुम्हें बस उसे कप में डालकर थोड़ा पानी डालना है, फिर उसे भरपूर धूप देना है। वह खुद ही उगाएगा। इसके बाद मैंने 182 से कहा कि जल्दी से यहाँ से निकलकर धूप ढूंढो, वरना सूरज डूब जाएगा। 182 ने कहा कि उसे रास्ता नहीं पता और वह चाहता था कि मैं उसके साथ चलूं, लेकिन मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 182, मैंने रामबूटन से कहा कि जल्दी से इस आदमी को यहाँ से भगा दे। मैं तैयार हूँ, चाहे गोलियां चलें या हम पकड़े जाएं, मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ। तभी रामबूटन ने 182 को बाहर फेंक दिया और शकरकंद उगाने के दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। उसके जाने के बाद मैंने बाहर निकलने का रास्ता पूछा। अपनी ताकत दिखाते हुए वह बोला, चलो दिखाता हूँ। और वह तीर की तरह इतनी तेजी से निकला कि मैं देख भी नहीं पाया। उसका तरीका सीधा था। वह रफ्तार से जेल तोड़ भागा। ये छलांग उसकी जन्मजात प्रतिभा है। उनका प्लान दीवार फांदना था। हम ऊंचे स्थान पर पहुंचे ताकि जायजा ले सकें। लिजी ने अपनी क्षमता सक्रिय की। वह दूर तक देख सकता था और उसे नक्शे पर उतार देता। मैं हैरान था। तुम दूर देख सकते हो और याददाश्त भी गजब है। यह वही नक्शा है जो वे केंद्र से लाए थे। यह इस क्षेत्र का छोटा हिस्सा है। उम्मीद नहीं थी कि यह जगह इतनी बड़ी होगी। नक्शे में यह बस एक अंश है। लिजी के अनुसार टोफू गांव से हम काफी आगे आ चुके हैं और कुहासे के देश की सीमा पास है। मैंने लिजी से पेंसिल लेकर नक्शे पर निशान बनाए। मैंने कहा, यहाँ 4 भिखारी हैं, इन्हें खतरे के रूप में चिन्हित करना होगा। साथ ही ये लाल बिंदु क्या है? मेरा सवाल सुनते ही दोनों की नजरें तेज हो गईं। उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और बात घुमा दी। रामबूटन ने कहा, चिंता मत करो, हम जल्द ही निकलेंगे। उन्हें क्या पता था कि जब हम भागने की योजना बना रहे थे तभी हंटर डॉग ने 182 नंबर के उस कमजोर लड़के को ढूंढ लिया। उसने कहा, मिल गए तुम, अब सरेंडर कर दो। असल में 122 और हंटॉक में पहले से मनमुटाव था। क्लास के दौरान हंटॉक ने ही मुझे पहले ढूंढा था और ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन तब 132 की भी मुझ पर नजर थी। वह हंटर डॉग के पीछे चलता रहा। हंटर डॉग ने गुस्से में पूछा, तुम कौन हो जो मुझसे आदमी छीन रहे हो? 132 चुप रहा और टीचर को देखता रहा। उसने शकरकंद दिखाकर पूछा, क्या तुम टीचर से शकरकंद उगाना सीखना चाहते हो? मैं उनसे पूछ लूंगा। इस अजीब सवाल पर हंटर डॉग ने उसे सबक सिखाने के लिए मुझे ऊपर फेंक दिया।
उसे 182 बहुत परेशान करने वाला लगा। उसे जल्दी लड़ाई खत्म कर भागना था, पर 182 ने उसका हमला बचा लिया, जिससे वह हैरान रह गया। उसने नहीं सोचा था कि यह दुबला आदमी इतना तेज होगा। तभी 182 ने हंटॉक की कमर पर जोरदार प्रहार किया और वह तुरंत बेहोश हो गया। फिर 182 मुझे उठाकर ले गया। सच यह है कि उसने मेरा अपहरण नहीं किया था। तभी हंटॉक ने 182 का मास्क उतार दिया। आज वह 182 से पिछली बातें निपटाना चाहता है। जब शिकारी कुत्ते 182 का पीछा कर रहे थे, तभी हमारी तरफ भी लड़ाई छिड़ गई। शकरकंद सिर मुझे अगवा कर रहा था, पर रामबूटन ने उसे लात मारकर उड़ा दिया। यह देख लीची चिल्ला उठा। वह शख्स 6 कंधों में से एक है और उसकी ताकत जमीन में घुसना है। सबको एहसास हुआ कि यह आवाज औरत की है। इसी लापरवाही में रामबूटन मारा गया। औरत की आवाज सुन शकरकंद सिर उत्साहित हो गया, क्योंकि उसने अरसे से किसी औरत को नहीं देखा था। लीची ने मेरा हाथ पकड़कर भागना शुरू किया। लालची शकरकंद सिर को पीछे खड़े गुस्से में भरे रामबूटन का एहसास नहीं था। रामबूटन ने चेतावनी दी, उसे छुआ तो जान ले लूंगा, पर शकरकंद सिर पर असर नहीं हुआ। अगले ही पल शकरकंद सिर जमीन से और रामबूटन ऊपर से हमारी ओर झपटे। रामबूटन हिफाजत के लिए और शकरकंद सिर मुझे पाने के लिए बढ़ रहा था। रामबूटन के गिरते ही शकरकंद सिर मुझे लेकर जमीन में भाग निकला, जिससे रामबूटन को बुरा लगा। दांते को शकरकंद सिर ने पकड़ लिया था और वह तेजी से जमीन में सुरंग बनाता जा रहा था। दूसरी तरफ हाउंड 122 को बेस पर ले गया था, जो छोटों से भरा था। हाउंड के आदमियों ने 122 के इरादे जानने को कोहरा दिखाकर ललचाया। चाहिए बदमाश, घुटनों पर आकर मांग। कोहरा देख 122 की आंखें चमक उठी। इसी बीच शकरकंद सिर मुझे बेस ले आया और मैं पाइप से बाहर आ गया। मैं हैरान था, लगा अब मौत तय है, क्योंकि यह शकरकंद सिर का इलाका यानी पाताल लोक था। उधर गुर्गा 132 से सच उगलवाने में नाकाम रहा, तो उसने खुद कोहरा निगल लिया। उसने 132 को चेतावनी दी कि बिना कोहरे के वह आगे नहीं बढ़ पाएगा और अपनी ताकत खो देगा। जैसे ही कोहरा गुर्गे के गले तक पहुंचा, 132 ने झपट कर उसका गला काट दिया और कोहरा वापस निकाल लिया। फिर 182 पागलों की तरह उनकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। अभी अभी तुम लोगों ने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा था, अब बारी मेरी है ना? 1 घंटे बाद हाउंड बाहर से दौड़ता हुआ वापस आया, लेकिन जब उसने सामने का नजारा देखा तो पूरी तरह से दंग रह गया। उसने देखा कि उसके बेस के सारे गुर्गों को 182 ने मार डाला था। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में गुस्सा भर गया। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, भाइयों, क्या मैंने तुम्हारे साथ गलत किया था? उस हरामखोर 182 को मैं उसे जरूर मार डालूंगा। इसी दौरान 182 कैंटीन में पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह सीधे खाना परोसने वाले के पास गया और उससे पानी मांगा और उसे लाइन में लगने को कहा गया। लाइन तोड़ने पर सब नाराज हुए। तभी 182 ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। सब डर गए और किसी पागल से भिड़ना नहीं चाहते थे। फिर 182 को पानी मिल गया। वह कमरे में लौटकर शकरकंद को धूप में रखने लगा, पर एक दिन बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। शकरकंद बढ़ नहीं रहा था। उसे समझ आया कि धोखा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, टीचर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं हताश होकर अंडरग्राउंड वर्ल्ड देख रहा था। लगा कि अब बाहर निकलना नामुमकिन है। शकरकंद सिर ने पूछा, क्या तुम बना सकते हो? साइंस टीचर हो, जरूर बना लोगे। मैंने कहा, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हवा की ये सफेद धुंध ही कोहरा है, बस गहरी सांस लो। पर उसने मेरा गला पकड़ लिया। मजाक कर रहे हो? अगर इतना ही काफी होता, कौन कोहरा ढूंढने जाएगा? उसने कहा, कोहरे को जमा कर दबाना होगा। विज्ञान शिक्षक होने के नाते मैं यह बुनियादी सिद्धांत समझता था। सूरज उगते ही कोहरा बूंदें बन जाता है। इसे रोकने के लिए इकट्ठा कर दबाना जरूरी है। मैंने उत्साहित होकर शकरकंद सिर से कहा, मुझे इसे बनाना आता है। फिर मैंने काम शुरू कर दिया। वाकई जैसा मैंने सोचा था, हवा में मौजूद कोहरा सचमुच धीरे धीरे मैंने इकट्ठा कर लिया। फिर इस कोहरे को एक पानी के टैंक में जमा कर दिया और काम हो गया। मैं उत्साह से हंस पड़ा। मैं सचमुच एक जीनियस हूँ। अब आखिरकार मैं बच गया हूँ। इस जेल में अब कोई भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरी तरफ रामबूटन और लीची दोनों नए भागने वाले साथी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो देखने में थोड़ा बेवकूफ लगता था, लेकिन उस आदमी ने अचानक अपना रुख बदल लिया। कमर से एक चाकू निकाला और बोला, यहाँ बकवास मत करो। यहाँ से भागना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। लीची ने निराशा में कहा, देखो, चाहे कोई कितना भी मासूम या बेवकूफ क्यों ना दिखे, इस जगह पर कोई भी उस बात से अनजान नहीं है। रामबूटन को लगता है कि शायद केवल वही टीचर उस बात को नहीं जानता। नक्शे को देखकर लीची ने अंदाजा लगा लिया कि मुझे जरूर ड्रिलर ने जमीन के नीचे छुपा दिया है और शकरकंद के इलाके में मैंने कोहरा बिल्ली पकड़ने की तकनीक से कोहरे को पानी में बदला है। यह एक ऐसी डिवाइस है जो सूखे देशों या शुष्क इलाकों में हवा से पानी बनाती है। असल में इसका सिद्धांत बहुत ही सरल है। जब तापमान गिरता है तो जलवाष्प ओस बिंदु पर संघनित हो जाता है और भोर के समय ओस बनती है। कीट रोधी जाल के जरिए कोहरे का पानी पकड़ा जाता है, जिसे नीचे बने पानी इकट्ठा करने वाले क्षेत्र में भेजा जाता है। अधिक नमी के कारण उम्मीद से कहीं ज्यादा पानी जमा हुआ। शकरकंद सिर इस प्रक्रिया को देखता रहा। शिक्षक ने पूछा, मिस्टर ए, ये कैसे हुआ? मैंने बताया कि यह शुद्ध कोहरे का पानी है, पर विधि सिखाना मुमकिन नहीं। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं, भले ही इसे बना लूं, शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकता। शकरकंद सिर ने पानी चखा और हैरान रह गया। यही असली स्वाद है।
एक आदमी ने हजारों धुंध की गोलियां निकल ली। उसे लगा वह दिव्य प्राणी बनेगा, पर चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। यह देख मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मैंने लाल सिर को फटते देखा। 3 घंटे पहले मैंने सफेद धुंध से तरल निकाला था। पीछे खड़े लाल सिर वाले ने इसे चखा और दंग रह गया। बेशक यही वह धुंध थी। फिर वह और उसके साथी खुशी से झूम उठे, क्योंकि उन्हें असीमित संसाधन मिल गए थे और इस सब का श्रेय पूरी तरह मुझे जाता था। क्योंकि मैं यह बना सकता था, मैं एक छलांग में यहाँ का सबसे बड़ा मुखिया बन गया। लाल शकरकंद वाले सिर ने खुशामद करते हुए मुझसे कहा, शायद तुम जन्म से ही सूट पहनने के लिए बने हो। कैसा लगा ये बदली हुई कैदी की वर्दी? उसने यह भी कहा कि आज से कोई भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि अब मैं उनका हिस्सा बन चुका हूँ और वह मेरी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगा। इससे मेरे मन में यह विचार आया कि लगता है लाल शकरकंद वाला सिर ही यहाँ का सबसे बड़ा मुखिया बनने के सबसे करीब है। शायद मैं इसी आदमी के जरिए जेल के प्रबंधन से संपर्क कर सकता हूँ। लाल शकरकंद वाले सिर ने मुझे आराम करने को कहा। आज रात वे एक भव्य पार्टी आयोजित करने वाले हैं और यह सब मेरे कारण ही संभव हुआ है। अब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। धुंध की जरूरत न होने पर लाल शकरकंद वाले सिर ने उसे उड़ान के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। शाम को ट्रे में हजारों धुंध की गोलियां देख सदस्य नाचने और ढोल बजाने लगे। मुखिया के इशारे पर उन्होंने जश्न मनाना बंद कर दिया। सब गोलियां देखकर हैरान थे, क्या वे अब एक ही बार में सारी धुंध खा जाएंगे? फिर लाल शकरकंद वाला सिर सबके सामने आया और बोला, मैं ड्रिल किंग, अंडरग्राउंड का राजा हूँ। मेरे सैनिकों, शुभ संध्या। अब फल पाने के लिए मेहनत करने का सही समय है। धुंध के साथ हम ताकत जुटा रहे हैं। आज मैं उद्यान भरने की चुनौती लूंगा। सब खुशी से चिल्लाने लगे। उन्हें अपने नेता पर पूरा भरोसा था। तभी उसने एक ही बार में दर्जनों धुंध की गोलियां निगल ली। यह देख सबके चेहरे पर लालच आया, पर वे शांत रहे। वह और भी ज्यादा धुंध खाने लगा। उसका मुंह भर चुका था, पर लाल सिर ने देखा कि इतनी धुंध की गोलियां खाकर भी कोई बदलाव नहीं आया। साथी चिल्ला रहे थे, पर उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसकी उंगलियां कांपने लगीं और वह गोलियां नहीं पकड़ पा रहा था। किसी ने उसकी हालत पूछी, पर वह बोल नहीं पा रहा था। लाल सिर ने ऐसा नतीजा नहीं सोचा था। उसे लगा आज उड़ान का समय नहीं है। साथी ने कहा कि आराम कर ले, अब हमारे पास बहुत धुंध है, अगली बार देख लेंगे। हालांकि तेज नजर वालों ने देखा कि बड़े भाई का सिर लंबा हो गया है। उसका सिर सचमुच और लंबा होता देख सब उत्साहित हो गए। छोटा भाई घबराकर बोला, बड़े भाई क्या कोई नई शक्ति महसूस हो रही है? उसने बताया, मैं अब पूरे ब्रह्मांड को महसूस कर सकता हूँ। उसे एहसास नहीं था कि सिर में दरारें आ गई हैं। अब उसका व्यवहार अजीब था और वह धुंध में होने जैसी अजीब बातें करने लगा। वह दुनिया की सारी सच्चाइयां देख सकता था और मैं एक तरफ चुपचाप यह सब होते हुए देख रहा था। लाल शकरकंद वाले सिर के आखिरी शब्द थे, हम सब एक फीके नीले जेल में रह रहे हैं। ये कहने के बाद उसका शरीर पूरी तरह से फट गया। उसके विस्फोट के कारण उसके शरीर के अंदर की सारी धुंध चारों ओर बिखर गई, जिसे उसके सभी अनुयायियों ने लूट लिया। मुझे अब स्थिति कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर लाल शकरकंद वाले सिर ने उड़ान भरी थी या गिर गया था? ऐसा लग रहा था कि उसके फटने के उसी क्षण से ही यह पागलपन असल में शुरू हुआ था। घना कोहरा बरसने लगा। जो कोहरा नहीं खा पाते थे वे अब पागलों की तरह उसे खाने लगे। अनुयायियों ने लाल सिर वाले का शरीर लगभग पूरा खा लिया। उनकी उत्तेजना देख मेरी आंखों में सिर्फ डर था। फिर एक व्यक्ति का शरीर ज्यादा कोहरा खाने से फट गया। कुछ समझदारों ने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, रुक जाओ, इतना कोहरा हम सहन नहीं कर सकते, हम सब मर जाएंगे। पर वे उन्हें समझा नहीं पाए। इसलिए उसने मुझे यहाँ का मुखिया बनने के लिए कहा, ताकि मैं सबको रोक सकूं। अगले ही पल मैं मुड़कर भाग गया। मुझे कोई मुखिया नहीं बनना था, और वैसे भी मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं जरूर कोई सपना देख रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत से ही ऐसी बातें असलियत में हो ही नहीं सकती। भागते भागते मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बड़े भाई की परछाई देखी। वो मेरे सामने ही था। उसने एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि उसने मुझे पहले ही सब बता दिया था। लेकिन इस वक्त मैं इन सब बातों की परवाह कहाँ कर रहा था। मैंने बड़े भाई से जल्दी आने और मुझे यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहा। जब मैंने उस धुंधली परछाई को साफ साफ देखा तो मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो दरअसल एक गोल आकार का सिर था। अब तो मैं पूरी तरह टूट चुका था। आखिर कौन है जो मुझे बचा सकता है? 182, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? असल में मुझे चयनात्मक चेहरे की पहचान न कर पाने की बीमारी है, इसलिए मैं बचपन से ही अपने भाई का चेहरा याद नहीं रख पाया। जब भी मैं चित्र बनाता तो भाई का सिर बस एक गोल घेरा बना देता। जब भाई ने मेरा बचपन में बनाया हुआ पारिवारिक चित्र देखा तो वो हंस पड़ा। तुमने मुझे ऐसा बना दिया है तो फिर तुम आगे चलकर कभी कलाकार नहीं बन पाओगे। असल में मेरे जहन में भाई की यादें धुंधली थीं। उसका चेहरा हमेशा बदलता रहता था। कभी वो एक रोती हुई औरत जैसा लगता तो कभी किसी राक्षस के चेहरे जैसा। इसलिए मुझे लगा कि उसे एक गोल घेरे के रूप में देखना ज्यादा आसान है। फिर अनजाने में ही मैंने भाई के सिर को एक गोल आकृति से जोड़ दिया। अचानक मेरी आंखें खुल गईं। ये डरावना सपना वाकई बहुत भयानक था। लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो खुद को एक अजनबी टेंट में पाया। पास ही से रामबूटन की आवाज आ रही थी और लीची की चिंता भरी आवाज भी सुनाई दी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने अभी अभी एक बहुत डरावना सपना देखा है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि मैं यहाँ कैसे आ गया। असल में आज वे दोनों मुझे ढूंढने के लिए ड्रिलर के अंडरग्राउंड में गए थे और फिर सीवर में उन्होंने मुझे ढूंढ लिया। इस पर लीची ने कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं, जैसा हमने वादा किया था कि हम साथ भागेंगे। ये सुनकर मेरा दिल बहुत भावुक हो गया। मैंने माफी मांगते हुए कहा, मेरी वजह से देर हुई, अब हमें फौरन निकलना चाहिए। पर लीची ने कहा कि रामबूटन को आराम चाहिए। मैंने बाहर ऊंची दीवारें देखी। यही वह रास्ता था जहाँ कोई गार्ड नहीं था। फिर मैं उनके पास बैठ गया और हल्की फुल्की बातें करने लगा। मैंने बताया कि ड्रिल पहले ही मर चुका है, वह खुद ही फट गया था और उस वक्त वहाँ मौजूद सभी लोग जैसे पागल हो गए थे। पूरा माहौल ही अफरा तफरी भरा था।
रामबूटन ने समझाया कि इसे गिरावट कहते हैं, यानी धुंध की अधिकता से मौत। यहाँ अगर कोई बहुत ज्यादा धुंध खा ले तो उसका शरीर फट जाता है और उसने जितनी भी धुंध निकली होती है वह सब बाहर निकल आती है। वहाँ मौजूद सभी लोग किसी के गिरने का इंतजार करते हैं ताकि वे उसे खा सकें। फिर मैंने आगे पूछा, तो फिर उत्कर्ष क्या है? क्या इसका मतलब अपनी सीमाओं को पार करना है? उनकी बातों से मुझे पता चला कि जिसे उत्कर्ष कहा जाता है असल में वह दोहरी प्रतिभा है, यानी कोई व्यक्ति अपनी सीमा तक पहुंच जाए और फिर उसे एक और नई प्रतिभा मिल जाए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति सामने आता है तो बाकी सब लोग उसका अनुसरण करेंगे, उसकी पूजा करेंगे और वह सबसे बड़ा नेता बन जाएगा। हालांकि अब तक कभी भी कोई उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन ज्यादातर लोग गिरावट का शिकार हो चुके हैं। फिर भी रामबूटन को विश्वास है कि एक दिन ऐसा कोई जरूर आएगा जिसके पास अनगिनत प्रतिभाएं होंगी और वह इस दुनिया के नियमों को नष्ट कर देगा। वह हमें मुक्त कर हमारा देवता बनेगा। वही सर्वोच्च नेता है। रामबूटन की बातें सुन मैं 132 के बारे में सोचने लगा। मैंने उसकी ताकत देखी है। 2 हफ्तों में उसने टॉवर खत्म कर दिया था। वह मेरी आवाज ढूंढ रहा था। तभी मेरे चश्मा ठीक करने के इशारे ने उसे रोका। उसने दीवार की ओर देख मानो कहा, ढूंढ लिया गुरुजी। उसकी सुनने की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह दूर से भी सब महसूस कर सकता था। वह आसानी से अपनी मनचाही दिशा का पता लगा सकता था। यही उसकी प्रतिभाओं में से एक थी। दूसरी ओर इस समय शकरकंद सिर के अड्डे पर हर जगह मैं ही था। वहाँ कई लोग विशेष रूप से चीजें साफ करने के लिए मौजूद थे। एक हेडसेट पहने महिला ने इधर उधर देखा तो पाया कि यहाँ हर जगह कुछ चमक रहा है। लगता है यहाँ बहुत से लोग गिरे हैं। फिर वह महिला भी इन धुंध की बूंदों को इकट्ठा करने वाली टीम में शामिल हो गई, लेकिन जल्दी ही किसी ने उसके इस काम में बाधा डाली। तुम ये कचरा मत उठाओ। सिर उठाकर देखा तो एक लाल बालों वाला आदमी उसे एक पूरी धुंध की गेंद थमा रहा था। इसके बाद उस आदमी ने उससे एक और सवाल पूछा, क्या तुमने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसे वह कह रहा था? महिला ने अनुमान लगाया कि शायद वह एक हाथ वाले के साथ रहने वाले शिक्षक की बात कर रहा है। शायद उसे मिल गया होगा, लेकिन मुझे भी ठीक से नहीं पता। ये सुनकर आदमी की आवाज अचानक गंभीर हो गई। पूरा 1 साल बीत गया और तुम्हारी काबिलियत बस इतनी ही है। इससे तो मैं बहुत निराश हुआ हूँ। उसकी बातों से महिला बहुत नाराज हो गई। सच कहूँ तो मुझे इस काम में कोई फायदा नहीं दिखता। आखिरकार ये वुजिंग ऑपरेशन ब्यूरो का ऑर्डर है ना? लेकिन आदमी उसकी बकवास सुनना ही नहीं चाहता था। जल्दी से असली काम पर लग जाओ। महिला की आंखों में एक क्रूरता की झलक आ गई। अगर ऐसा है तो अब मैं भी गंभीर हो जाऊंगी, लेकिन क्या आप मुझे थोड़ी ज्यादा मजदूरी दे सकते हैं? आखिरकार इस साल के दाम बहुत बढ़ गए हैं। लाल बालों वाला वह आदमी तुरंत जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ देर सोचता है, लेकिन जल्दी ही वह फैसला कर लेता है। अगर तुम उसे मेरे पास ले आओ तो तुम्हें जितना चाहिए मैं उतना दूंगा। दूसरी ओर मैंने पूरी रात नहीं सोई। पहला कारण था ठंड और दूसरा उनकी रोमांटिक बातें बहुत तेज आवाज में हो रही थी। इससे दोनों थोड़े असहज हो गए। माफ कीजिए, उन्होंने कहा। मैंने हाथ हिलाकर इशारा किया कि कोई बात नहीं, बस जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। यही मेरे लिए सबसे बड़ा एहसान होगा। जल्दी ही हम पत्थर की दीवार के नीचे पहुंच गए, जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। लाल बालों वाला अपनी टांगें हिला रहा था। ऊंची दीवार देख मैं सिहर उठा। क्या एक छलांग में बाहर कूदना मुमकिन है? दीवार पर खून देख मेरा दिल घबरा गया। मैंने उससे मदद पूछी। उसने मुझे पोटली थमाकर बस उसे सुरक्षित रखने को कहा। फिर उसने पूछा कि क्या मैं कोई प्रार्थना पिराज सकता हूँ? मैं हैरान था। मैं नास्तिक हूँ तो प्रार्थना क्यों करूँ और इसका भागने से क्या संबंध है? पास में खड़ा लीची बोला, ये जरूरी नहीं है। हम बस चाहते हैं कि इतनी निराशाजनक स्थिति में कोई भगवान हमारी मदद करे। तुम्हें बस वही करना है जो कहा गया है। कुछ देर बाद लाल बालों वाले ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया, इशारा किया कि हम दोनों जल्दी से आकर उसे कसकर पकड़ लें। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकलने ही वाला था। अगले ही पल लाल बालों वाले की प्रतिभा फूट पड़ी। उसकी जांघों की मांसपेशियां तेजी से उभर आई। मैं और लीची उसे कसकर पकड़े हुए थे और मैं भी अपने मन में लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा था। लाल बालों वाला जोर से 3 तक गिनने लगा। हम अब यहाँ से भागने वाले हैं, तुम दोनों को मजबूती से पकड़ना है। जब वह 2 तक पहुंचा, उसकी टांगों में ताकत अपने चरम पर थी। बस अपने शरीर को स्थिर रखना था ताकि हम उछलकर बाहर जा सकें। इस निर्णायक क्षण में मैं बस आंखें बंद करके लगातार प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि आंखें बंद करके ही सबसे सच्ची श्रद्धा दिखाई जाती है। जैसे ही लाल बालों वाले ने 3 गिना, एक सूजी हुई। रेत के बोरे जैसी बड़ी मुट्ठी ने उसके चेहरे पर जोरदार घूंसा मारा। असल में जब लाल बालों वाला उछलने ही वाला था, तभी 182 वहां पहुंच गया और सीधा टकराव हो गया। अचानक हुए इस हमले से हम तीनों के शरीर पीछे की ओर उड़ गए। लाल बालों वाला तो इस घूंसे से लगभग बेहोश ही हो गया। मैं अविश्वास से सामने खड़े 182 को देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि वह इस वक्त यहाँ कैसे आ गया। और इस समय का 182 तो डरावना लग रहा था। उसमें पहले जैसी मासूमियत या बेवकूफी बिल्कुल नहीं थी। मैंने पूछा, वह यहाँ क्यों आया और उसे इतनी चोटें क्यों लगी हैं? 182 गुस्से में चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्या तुम्हें मेरे दर्द का अंदाजा है? उसने मुक्का उठाया, पर तभी लाल बालों वाले ने मुझे खींच लिया। 182 और भड़क गया। दौड़ना है तो मैं भी दौड़ूंगा। हम हैरान थे कि उसकी ताकत कैसे लौटी। तभी लीजी को कुछ डरावना दिखा। लाल बालों वाला व्यक्ति हैरान रह गया और उसने 182 की ओर देखा। उसकी रफ्तार देख वह पूरी तरह से सन्न रह गया। 182 ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास भी दौड़ने की कोई खासियत है? फिर उसने मेरी बात अनसुनी कर मुझे तुरंत रुकने को कहा, नहीं तो वह मेरी टांग तोड़ देगा। मैंने पूछा, आखिर तुम बार बार मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तभी 182 ने लात मारकर उसे गिरा दिया। संतुलन बिगड़ते ही हम तीनों के शरीर हवा में उड़ गए और 182 मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह चेहरे पर गंभीरता लिए बोला, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी, फिर भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुम्हारा बताया तरीका तो शकरकंद में कोई बदलाव ही नहीं ला सका। उस आदमी ने हल्का मुक्का मारा और जेल के निकास द्वार की रखवाली करने वाले दानव के जबड़े को चकनाचूर कर दिया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दानव के मुंह में एक बेवकूफ था जिसे बचाना था। 182 वापस जाने के बाद मैं तुम्हें शकरकंद उगाना सिखाऊंगा।
182 ने और कुछ नहीं कहा, अपना सूजा हुआ मुक्का आगे बढ़ाया और उस आदमी को दानव के मुंह से बाहर खींच लिया। इसके बाद उसने गुस्से में उस पर कई लातें मारी। मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? दरअसल 10 मिनट पहले 182 न जाने कहां से अचानक आ गया और हमें भागने से रोकने लगा। फिर 182 मेरे सामने आया और पूछने लगा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये बात मुझे समझ नहीं आई। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, कृपया शांत हो जाओ। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था कि शकरकंद कैसे उगाते हैं? मैंने देखा कि 182 का चेहरा रोने जैसा हो गया था। मैंने उसे पानी दिया था और धूप भी थी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। उस शकरकंद में जरा भी बदलाव नहीं हुआ। यह सुनकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। मैंने अपना हाथ उठाकर समय देखा, अभी तो शायद सिर्फ एक ही दिन बीता है, इतनी जल्दी बदलाव होना तो नामुमकिन है। 182 ने कहा कि शकरकंद उगाना सब झूठ है। क्या इतने दिनों की मेहनत बेकार गई? मैं थोड़ा टूट गया था। तुमने समय बर्बाद नहीं किया, बेवकूफ। मुझे 182 को ये समझाने में बहुत मेहनत लगी कि हर चीज को बढ़ने में समय लगता है। क्या यह साफ नहीं है? तुम्हें कम से कम 1 हफ्ता इंतजार करना होगा ये जानने के लिए कि वह बढ़ेगा या नहीं। ये जानने के बाद कि उसने मुझे गलत समझा था। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने सीधे कह दिया कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वैसे भी अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर 182 चुप हो गया। उसने मन ही मन खुद को गद्दा कहा। उसने अपने पास खड़े लीची और रामबूटन की ओर इशारा किया। क्या तुम इन लोगों के साथ बाहर जाना चाहते हो? 182 को अपने 2 दोस्तों की ओर इशारा करते देख मुझे तुरंत गुस्सा आ गया। तुम क्या करना चाहते हो? तुम उन्हें छू नहीं सकते। मुझे नहीं पता था कि लीची और दूसरे के चेहरे पर घबराहट थी। 182 की आंखें मुझे ठंडी नजरों से देख रही थी। क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम जिंदा रहना चाहते हो। ये बात मुझे समझ नहीं आई। 182 के कहने का आखिर क्या मतलब था? 182 ने अपने पीछे खड़े 2 लोगों की ओर इशारा किया। क्या तुम सच में उनके लिए मरने को तैयार हो? तभी रामबूटन अचानक चिल्लाया, तुम अपनी जुबान बंद रखो। उस पल उन दोनों के मुझे देखने का नजरिया बदल गया था। मुझे लगता है कि तुम दोनों की बात खत्म हो गई होगी। तो क्या अब तुम हमारे भागने के रास्ते में आना बंद करोगे? उस पल मुझे बहुत बेचैनी महसूस हुई। रामबूटन ने मुझे संभलने का मौका ही नहीं दिया और मुझे पकड़ लिया। इस पागल आदमी की बकवास पर यकीन मत करना मिस्टर डांटे। अगर हम अभी नहीं निकले तो हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। पीछे से लीची ने धीरे से रामबूटन को टोका, इसे पकड़ो और भागो, फालतू बातें क्यों कर रहे हो? फिर रामबूटन ने मुझे पकड़ लिया और 182 के सामने ही मेरा अपहरण कर लिया। रामबूटन ने मुझसे पूछा कि क्या मैं अब भी बाहर जाना चाहता हूँ? अगर हाँ तो तुम्हें जल्दी से प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने कहा कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। रामबूटन ने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। वह उछला और ऊंची दीवार की ओर बढ़ने लगा। जल्द ही हम ऊंची दीवार के पास पहुंच गए। बस सिर उठाते ही मुझे बाहर की दुनिया दिख जाती। पुरानी बातों को याद करते हुए वे दोनों हमेशा मेरी रक्षा करते थे। मैं उन्हें पसंद करता था, वे भी मुझे पसंद करते थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। जैसे ही हम दीवार के ऊपर से कूदे, रामबूटन के हाथ ने मुझे नीचे की ओर धकेल दिया और फिर उसका पैर मेरे पेट से टकराया। ये मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। यह आदमी क्या करना चाहता है? रामबूटन ने माफी मांगते हुए कहा, मिस्टर डांटे, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अफसोस कि अच्छे लोग ज्यादा नहीं जीते। आप हमारी जगह मर जाइए, मुझे माफ कर देना। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने मुझे नीचे लात मार दी और उन्होंने मुझे एक मामूली सहारे की तरह इस्तेमाल करके और दूर तक छलांग लगा दी। उसी पल मेरे बैग की सारी गेंदें बाहर बिखर गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब हम बाहर निकल ही चुके थे तो उन्होंने मुझे नर्क में क्यों धकेला? तभी मेरे नीचे अचानक एक विशाल मुंह खुला जो मुझे निगलने ही वाला था। समय 1 हफ्ते पीछे जाता है जब लीची ने नक्शे पर एक लाल बिंदु लगाया था और वह लाल बिंदु ठीक उसी जगह था जहां अभी यह पत्थर का दानव खड़ा है। इस पत्थर के दानव को जेल का रक्षक माना जाता है जो कैदियों को भागने से रोकता है। लीची ने रामबूटन को इसे न छूने की चेतावनी दी थी क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन रामबूटन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। ये तो बस एक मूर्ति है ना? जब तक हम इसकी दीवार पार नहीं करते ये नहीं हिलेगी। रामबूटन ने उसके पैर पर जोर से 2 लातें मारी। उसे विश्वास नहीं था कि यह बेवकूफी भरी चीज उसे भागने से रोक सकती है। गारगोयल की कहानी बहुत पुरानी है। कई लोगों ने इसके बारे में अंदाजा लगाया है, लेकिन सबसे विश्वसनीय जानकारी यह है कि गारगोयल कोहरे के साथ प्रकट होने वाला जीव है। कुछ लोग कहते हैं कि यह कोहरे को बाहर निकलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा बनाया गया सुरक्षा उपकरण है जो कोहरे को रोकने के लिए औजार की तरह काम करता है। कोहरा मानव शरीर से चिपक जाता है और हम जो धुंध अंदर लेते हैं वह हमारे साथ नहीं जा सकती। वे नहीं चाहते कि धुंध छंट जाए, इसलिए विश्व सरकार इसमें बाधा डालती रही है। इसकी सोचने की क्षमता अभी भी रहस्य है और कोई सटीक उत्तर नहीं है। हालांकि लीची का अनुमान है कि इस गारगोयल के पास अपने विचार होने चाहिए। कहा जाता है कि यह गारगोयल धुंध को महसूस कर सकता है और यह तुरंत जान सकता है कि कौन भागने की सोच रहा है। इसलिए जब तक यह गारगोयल मौजूद है वे यहाँ से नहीं जा सकते। वे जितना अधिक स्वतंत्रता की लालसा करते हैं उतना ही वे बाहरी दुनिया और धूप का सपना देखते हैं और उनके दिलों में निराशा उतनी ही बढ़ती जाती है। तभी रामबूटन ने लीची का हाथ पकड़ लिया। हम जरूर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। रामबूटन ने लीची से वादा किया था कि वह उसे यहाँ से ले जाएगा, सामान्य दुनिया में वापस ले जाएगा और फिर उससे शादी करेगा। भले ही सामने 10 गारगोयल हों, वे उसके कदमों को नहीं रोक पाएंगे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लीची इस इकरार से बहुत भावुक हो गई। अब वर्तमान में वापस आते हैं। रामबूटन पहले से ही शहर की दीवार के गेट पर खड़ा था, लेकिन जब उसने अपना सिर घुमाया तो वह सामने के नजारे को देखकर दंग रह गया।
क्योंकि उसने जो गारगोयल देखा था वह वास्तव में हिल रहा था और वह मुझे खाने ही वाला था। जिस समय गारगोयल मुझे खा रहा था, रैम्बुटन भी दीवार के नीचे पहुंच गया, जिससे वह बहुत उत्साहित और रोमांचित हो गया। ऐसा लगता है कि उसकी योजना सफल रही। उसने कोहरे को मेरे बैकपैक में डाल दिया और फिर सफलतापूर्वक गारगोयल को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गारगोयल ने जरूर सोचा होगा कि दांते ही वह व्यक्ति है जो कोहरे के साथ भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया। इसलिए रैम्बुटन ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत भागने की गति बढ़ा दी। आसमान में सूरज बहुत चमक रहा था और पुरानी यादें ताजा कर रहा था। हालांकि सामने एक रेगिस्तान था, लेकिन रैम्बुटन को विश्वास था कि वह बाहर निकल पाएगा। उसने बड़ी उम्मीद के साथ कहा, हम सफल हुए, अब हम आजाद हैं। इस समय रैम्बुटन ने अपने चेहरे पर खून के धब्बों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने पाया कि लीची का सिर गायब था। यह दृश्य उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। फिर उसने अपनी आंखें सामने गारगोयल की ओर घुमाई और उसकी आंखों में मारने का इरादा लगभग साफ दिख रहा था। अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय गारगोयल के मुंह में अभी भी नीले बाल थे। रैम्बुटन का दिल दुख से भर गया और उसमें अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद त्रासदी को न रोक पाने की भावना थी। गारगोयल का मुंह लगातार लीची को चबा रहा था और महज 2-3 सेकंड में गारगोयल ने लीची को पूरी तरह खा लिया था। इससे नीचे खड़ा रैम्बुटन पूरी तरह टूट गया। अब उसके पास भागने का कोई इरादा नहीं बचा था, क्योंकि उसका विश्वास ही खा लिया गया था। अगले ही पल रैम्बुटन ने लीची के शरीर को फेंक दिया और दहाड़ते हुए गारगोयल पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और गारगोयल के साथ मौत की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। पलक झपकते ही रैम्बुटन गारगोयल के सामने पहुंच गया और उसे एक लात मारी। उसी समय गारगोयल ने अपना बड़ा मुंह खोला और जोर से सांस खींची। इस खिंचाव के कारण रैम्बुटन का पैर गलने लगा और उसका शरीर धीरे धीरे नीली धुंध में बदल गया और उसके मुंह में समा गया। रैम्बुटन अपनी मौत तक थोड़ा असंतुष्ट था। उसने अपनी प्रेमिका को नुकसान पहुंचाया था। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह लीची को लेकर कभी नहीं भागता, भले ही उसे इस अंतहीन जेल में मरना पड़ता। मुझे रैम्बुटन और लीची को खाने के बाद गारगोयल ने एक जोरदार डकार ली। इस समय 182 ने गारगोयल को देखते हुए उसे गाली दी। तुम बड़े बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि हम जैसे लोग इस जेल को कभी नहीं छोड़ सकते। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? उसने अपना सूजा हुआ मुक्का उठाया और एक ठंडी आह भरी। हालांकि वह उसे गाली दे रहा था, लेकिन लोगों को तो बचाना ही पड़ता है। 182 को ऐसा लगा जैसे वह कोई पुरुष रक्षक हो। इस समय 182 की आंखें बहुत तेज हो गईं। मैंने पहले ही जेल में कहा था कि वह मेरी सुरक्षा में है और जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा वह मरेगा। अगले ही पल 182 अपने बड़े मुक्के के साथ गारगोयल की ओर लपका। जैसे ही वह दीवार पर चढ़ा, उसके आसपास की हवा भी उसके साथ चलने लगी। 182 उछलकर गारगोयल के सामने पहुंचा और अपने मुक्के को धीरे से घुमाया। एक जोरदार धमाके के साथ 182 ने गारगोयल के दांत पर जोर से प्रहार किया। 182 के गुस्से भरे मुक्के ने सीधे उस दांत को चकनाचूर कर दिया। कहना पड़ेगा 182 इस वक्त बहुत ही शानदार लग रहा है। 182 ने ऊपर देखा और गारगोयल को शक्ति जुटाते पाया। तभी उसके मुंह से नीली ऊर्जा की लहर निकली, लेकिन 182 ने आसानी से उसे चकमा दे दिया। उसे लगा कि ये गारगोयल टीचर से भी ज्यादा परेशान करने वाला है। मुझे जल्दी बचाने के लिए वो और नहीं उलझना चाहता था। इसके तुरंत बाद 182 के हाथ पैर तेजी से चलने लगे। बस कुछ ही सेकंड में उसने 20 घूंसे और 20 लातें बरसा दी। ओए तू जल्दी से टुकड़े हो जा। जल्द ही 182 ने गारगोयल के मुंह में छेद कर दिया। वो फौरन दांतों के पास गया और अंदर झांका, ये देखने के लिए कि कहीं मैं पच तो नहीं गया। तभी उसने मुझे रोते हुए देखा। 182, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, प्लीज बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें शकरकंद उगाना सिखाऊंगा। 182 मुझे चुपचाप देखता रहा, जैसे उसे कोई दिलचस्पी न हो। अब गलती मान रहे हो? पहले कहाँ थे? हालांकि वो ऊपर से थोड़ा चिढ़ा हुआ था, पर फिर भी उसने अपना सूझा हुआ हाथ बढ़ाया और फिर 182 ने मुझे खींचकर बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू वाकई में शानदार था। बाहर आने के बाद मैंने 182 के कंधे को कसकर पकड़ लिया। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा। मुझे लगा था कि वो यहाँ मुझे मारने आया है। तुम्हारा बर्ताव इतना डरावना क्यों था कि मुझे गलतफहमी हुई। 182 ने धीरे से कहा, अब आंखें खोलो, हम बाहर हैं। अब इस गारगोयल से कहो कि तुम यहाँ से कभी भागने की कोशिश नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर मैंने आंखें खोली, पर गारगोयल का हाथ बढ़ते देख मैं डर गया। मैंने 182 से भागने को कहा। मैं डर के मारे पागल हो रहा था। आखिर ये चीज क्या है? 182, मुझे लेकर भागो। मेरा चिल्लाना सुनकर 182 को गुस्सा आ गया। उसने पैर मेरे चेहरे पर रखकर मुझे झुकाया। जैसा कहता हूँ वैसा करो, जल्दी। जीना है या नहीं? मैंने तुम्हें बकवास सुनने के लिए नहीं बचाया, और मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। वो सच कह रहा था, पर मैंने यकीन नहीं किया। मैं चुप हो गया। ये मेरी ही गलती थी। मैंने सारा गुस्सा लीची और रामबूटन पर निकाल दिया। वो गारगोयल अभी भी मेरी तरफ बढ़ा रहा था। अगले ही पल मैंने वही किया जो 182 ने कहा था। मैं झुक गया और गारगोयल से माफी मांगने लगा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा। ये कहने के बाद 182 ने गारगोयल को घूरा। तुमने सुन लिया ना, वो अब कहीं नहीं जा रहा। अब तुम यहाँ से दफा हो जाओ। गारगोयल की आंखें झपकी। उसे लगा कि ये एक हाथ वाला आदमी खतरनाक है। जब मैंने सिर उठाया, वो रेत बनकर गायब हो चुका था। मैं झटके से उठ बैठा। वो क्या था? क्या ये वहम था? वो कहाँ गया? मैंने पूछा कि क्या वो जोधा बच निकला? 182 ने रूखेपन से कहा, वे मर चुके हैं, गारगोयल उन्हें खा गया।
मुझे यकीन नहीं हुआ, क्या वे मुझे कुचलकर नहीं भागे थे? फिर गारगोयल ने उन्हें कैसे खाया? 182 ने बताया कि वो कोई वहम नहीं था। जो भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। वो गारगोयल यहाँ का रखवाला है। यहाँ आज तक कोई उस गारगोयल को नहीं हरा पाया। चाहे कैदी कितना भी ताकतवर हो, किसी ने उसे शिकस्त नहीं दी। उधर पैसे मिलने पर उस लड्डचकी ने काम शुरू किया। वो आदमखोरों के पास गई और बॉस को फोटो दिखाई। कैदी नंबर 182, लंबाई 182, दाहिने चेहरे पर 2 तिल। उसका दाहिना हाथ नहीं है। क्या आप उसे ढूंढने में मदद करेंगे? आदमी की फोटो देख खुफिया व्यापारी दंग रह गया। फोटो में कैदी 152 था, सफेद बाल, एक बाजू और 152 सेंटीमीटर लंबा। व्यापारी इसलिए चौंका क्योंकि शिकारी कुत्ता भी उसे ढूंढ रहा था। उसे लगा दोहरी सुपारी से मोटी रकम मिलेगी, पर गलत आदमी को ब्लैकमेल कर वह अपना कान गंवा बैठा। दरअसल कल ही नरभक्षकों के इलाके में एक मेहमान आया था। टोपी पहने लड़की ने पूछा, क्या नरभक्षी सच में इंसान खाते हैं या यह सिर्फ अफवाह है? जंजीरों में बंधा वह हंसने लगा। जानना चाहती हो? मैं तुम्हारा स्वाद चखूंगा। उसकी लंबी जीभ लड़की की ओर लपकी। लड़की ने घृणा से उसे धकेला। घिनौना है, इसे हटाओ। वह हंस पड़ा। प्यारा स्वाद है, मेरी पहचान कभी गलत नहीं होती। पर उसे जानना था कि वह यहाँ क्यों आई है। लड़की को नरभक्षियों की मदद चाहिए थी। तभी उसके हाथ में एक फोटो आई। कैदी 132, जिसकी दाहिनी बाह नहीं है, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। नरभक्षी ने फोटो देख कहा, क्या मैं उसे खा जाऊं? लड़की ने खड़े स्वर में कहा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, पर अगर तुमने एक भी कौर लिया तो अंजाम बुरा होगा। नरभक्षी हंसा और उसका काम पूछा। लड़की बोली, मैं भी कंधा हूँ। ये सुन सब हैरान रह गए। क्या कंधे सिर्फ 6 ही नहीं होते? यहाँ तक कि हड्डियों का ढांचा भी लड़की को कुछ घमंडी समझने लगा। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे किसी को नहीं देखा। अगर तुम जंगल के इलाके की कोई गंवार हो तो मानो मैंने कुछ नहीं कहा। तभी सिर पर टोपी पहने लड़की ने ताकतवर का रौब दिखाया। मैं तो उस शहर की कंधा हूँ जहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं है? उधर दूसरी ओर सफाई करने वाले लोगों ने अचानक देखा कि पत्थर का राक्षस फिर से लौट आया है। लेकिन इस बार उनके चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पत्थर के राक्षस के दांतों में जैसे कोई छेद हो गया है। सामान्य तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। राक्षस की ताकत से सब वाकिफ थे, किसी में उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत नहीं थी। तभी पीछे काले चोगे वाला बाबा यागा प्रकट हुआ। उसने कहा, यह एक संकेत है। उसका बोलना एक बड़ी घटना की शुरुआत थी, क्योंकि उसने 5 सालों से कुछ नहीं कहा था। उसका 5 साल बाद बोलना सबको हैरान कर गया। असल में वह एक भविष्यवक्ता जादूगर था। जंजीर पर दरार आ चुकी थी और उसके शब्द अब भविष्यवाणी थे। यह सुनकर सब उत्साहित हो गए। जेल में बड़ी घटना घटने वाली थी। बाबा यागा ने हाथ फैलाए। पक्षी उड़ चुका था और बाज के पंजे गिरने वाले थे। बाबा यागा बोले, वह दिन दूर नहीं था, जल्द ही यहाँ एक देवता प्रकट होगा। दूसरी ओर मैं 132 से पूछ रहा था कि क्या उसी सफेद चीज ने लीची और रामबूटन को मारा। उसने बताया कि वह नहीं, कोई और था। पत्थर के राक्षस कई हैं। वे वुजिंग छोड़ने वालों का शिकार करते हैं और उनकी ताकत डरावनी है। हालांकि मैं उस पत्थर के राक्षस को हरा सकता हूँ, पर यहाँ इतने सारे राक्षस हैं कि सबको मारना मुमकिन नहीं है। लीची और रामबूटन ने तुम्हें धोखा दिया ताकि वे खुद को बचाकर भाग सकें। ये राक्षस सिर्फ कीमती सामान वाले लोगों को ही निशाना बनाते हैं। यह सब सुनकर मेरी दुनिया बिखरने लगी। क्या दीवार के बाहर निकलना मौत के बराबर है? क्या एक राक्षस से बचना ही काफी होगा? एक और राक्षस उनका पीछा करेगा और बाहरी दुनिया बेखबर है। 132 ने कहा, तुमने देख लिया है, दीवार पार की तो मर जाओगे, मैं नहीं बचा पाऊंगा। मुझे झटका लगा। क्या भागने का रास्ता नहीं? मैं गिर पड़ रहा, टूटने की कगार पर था। मुझे लगा 132 धोखा दे रहा है। मैं चिल्लाया, तुम धोखा दे रहे हो, क्या मैं जेल में ही रहूंगा? तभी 132 ने मेरे चेहरे पर घूंसा मारा। कहाँ था? चुप रहो, तुम क्यों अब भी नहीं सुनते हो? 1 घंटे बाद हम वापस कमरे में आ गए। मेज पर अभी भी 182 द्वारा उगाए गए शक्करकंद रखे थे और अब मैं पहले जैसा नखरे नहीं कर रहा था। चाहे सड़ी हुई सब्जियों के पत्ते हों या सूप, मैंने सब पी लिया। मेरा दिमाग लगातार सोचता रहा। जेल से भागने से रोकने वाला राक्षस, यह निश्चित ही किसी तरह की जेल सुरक्षा प्रणाली है। कोई ऐसी चीज जो भ्रम पैदा कर सकती है, या फिर कोई मशीन। आखिरकार दुनिया में इतने अजीब राक्षस तो हो ही नहीं सकते। मेरी तुलना में एक तरफ बैठा 182, जिसकी हाथ की सूजन बहुत ज्यादा हो गई थी, खाना भी नहीं खा पा रहा था। वह सिस्टम इतना शक्तिशाली है कि इन कैदियों को काबू कर सकता है। उन्होंने मुझे हथियार देकर चारे की तरह इस्तेमाल किया। वे दोनों वाकई घटिया हैं। क्या मैं इतना आसान शिकार हूँ? शुक्र है 132 ने मदद की। लाल बाल वाला और लीची खुद मौत से जूझ रहे थे। उन्हें मेरी चिंता नहीं थी। सब गलत था। मैं ही भोला था जो उन पर भरोसा किया। ये एक बड़ा सबक है। लगता है कि मुझे आगे आने वाले लोगों से सतर्क रहना होगा, वरना फिर से धोखा खा जाऊंगा। मैंने हाथ बढ़ाकर अपनी आंखों के आंसू पोंछे। जब मुझे खा लिया गया था, उस वक्त मैं डर के मारे लगभग मर ही गया था। फिर मैंने सिर घुमाकर अपने पास खड़े 182 की ओर देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 182 ने मुझे क्यों बचाया। क्या उसने कुछ छुपा रखा है? आखिर इस बार न तो वजह शकरकंद थी, न कपड़े, और न ही कोई और कारण। तो फिर उसने मुझे क्यों बचाया? इसके अलावा उसने पहले भी मुझे बार बार चेतावनी दी थी कि भागना नहीं चाहिए, भागने पर मौत निश्चित है। ये सारे सवाल मेरे मन में घर कर गए और इसी वजह से मेरी 182 में दिलचस्पी भी बढ़ गई। क्या वह सच में एक अच्छा इंसान है? आखिर मैंने पहले 182 से बहुत बुरी बातें कहती थी, पर उसे बुरा नहीं लगा। ये सोच मेरी आंखें भर आईं। अब मुझे 132 से अच्छा बर्ताव करना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए।
तभी मैंने देखा कि 182 का हाथ काफी सूज गया है। वह कांटा भी नहीं पकड़ पा रहा था। पूछने पर उसने हाथ पीछे छिपा लिया, पर सूजन छिप नहीं पाई। उसने बस इशारा किया कि वह ठीक है। उसका व्यवहार अजीब लगा। मैंने पीछे जाकर उसका हाथ देखा। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? ये काफी सूज गया है, अस्पताल चलो। 182 ने कहा, यह मामूली चोट है, बस हड्डी टूटी है। मुझे लगा वह सामान्य नहीं है। इतना सूजन होने पर भी उसे दर्द क्यों नहीं हो रहा? जब मैंने हाथ दबाया तो वह सिहर गया। तब समझ आया कि वह दर्द सह रहा था। 10 मिनट बाद मैंने पट्टी ढूंढकर उसका हाथ बांध दिया। 182 गुस्से में था। उसने गुस्से में कहा, इसे हटा दो। पर मैं पट्टी कैसे हटाती? ये अस्थायी है, हिलने पर दर्द बढ़ेगा। वो पट्टी नहीं चाहता था। उसे खाने और टॉयलेट के लिए हाथ चाहिए। हाथ बंधा रहा तो वह इनका इस्तेमाल कैसे करेगा? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, समझते क्यों नहीं? इलाज न हुआ तो हाथ बेकार हो जाएगा। क्या सिर्फ पैरों के सहारे जी पाओगे? ये सुनकर 182 चुप हो गया। इस वक्त का 182 चाहे जितना भी भोला क्यों ना हो, उसे भी मेरी बातों में तर्क नजर आया। अब हम दोनों ही कमजोर हैं, न तो एक दूसरे की और न ही अपनी खुद की सुरक्षा कर सकते हैं। अगर हम बाहर किसी गुंडे से टकरा जाएं, तो शायद एक पल में ही हमारी जान चली जाए। ये देखकर 182 को भी नतीजों की गंभीरता समझ में आ गई और वह बोला, चलो अस्पताल में इलाज करवाते हैं। अस्पताल शब्द सुनते ही मेरी आंखों में हैरानी छा गई और मैं तुरंत आगे बढ़कर पूछने लगी। जेल में अस्पताल होना मुझे उम्मीद नहीं थी, पर 182 के अनुसार वह एक सामान्य अस्पताल ही है। उसे सटीक जगह नहीं पता थी, जिससे मैं काफी परेशान हो गया। दरअसल एक डॉक्टर से लड़ाई के कारण उसे बस इतना याद था कि वह जंगल वाले इलाके में कहीं है। जंगल सुनते ही मुझे लीची का बनाया नक्शा याद आया, जिसमें वह जगह काफी बड़ी लग रही थी। ये कहने के बाद मुझे खुद ही एहसास हुआ, अरे हाँ, मेरे पास तो नक्शा है। मैं नक्शा देखकर सीधे अस्पताल का स्थान ढूंढ सकता हूँ। अभी तक मुझे यह ध्यान ही नहीं आया था। मैं जल्दी से कमरे में चारों ओर बैग तलाशने लगा और जल्दी ही मुझे कोने में अपना बैग मिल गया। मैं तुरंत उसकी ओर दौड़ा। अगर मुझे सही याद है तो नक्शा इसी बैग में होना चाहिए। अगले ही पल, जैसा मैंने सोचा था, उस बैग में न सिर्फ नक्शा था, बल्कि उसमें 10-15 धुंध की गोलियां भी थीं, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थीं। मैं उत्साहित होकर चिल्लाया, नक्शा यही है, चलो जल्दी से अस्पताल ढूंढकर इलाज करवाते हैं। मुझे यह पता ही नहीं था कि इस समय 182 पहले ही धुंध से आकर्षित हो चुका था। यहाँ इतनी ज्यादा धुंध है कि वह 1 महीने तक खा सकता है। मैंने नक्शा फैलाया और अस्पताल से जुड़ी कोई जानकारी ढूंढने लगा, लेकिन अस्पताल का स्थान बहुत छोटा था, इसलिए मैंने एक भी कोना छोड़ना नहीं चाहा और बहुत ध्यान से हर जगह की जांच की। आखिरकार 2.5 घंटे बाद मैंने एक कोने में मेडिकल सेंटर का स्थान ढूंढ निकाला। मैं थोड़ा उत्साहित होकर 182 से बोला, तुम्हारा हाथ अब बच सकता है। मैंने मेडिकल सेंटर और तरह तरह की जानकारियां ढूंढ ली है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 182 धुंध में इतना डूबा हुआ था कि उसने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। इस नक्शे के आधार पर मुझे लगता है कि पूरे इलाके की बनावट किसी पिज्जा जैसी है और उन दोनों ने सिर्फ 4 क्षेत्रों को ही दर्शाया है। अस्पताल ढूंढने के बाद मैंने एक और चीज तलाशनी शुरू की, कुछ ऐसा स्थान जो मुख्यालय के कंट्रोल रूम जैसा हो। जल्दी ही मैंने देखा कि नक्शे के बीच में एक कट लगा हुआ है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि वह कट नहीं था, बल्कि नक्शे का पिछला हिस्सा मोड़ा गया था और उस मोड़े हुए हिस्से के नीचे टेप से चिपकाया गया था। इससे मुझे लगा कि यह कोई महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ ही पलों में मैंने वह हिस्सा खोला। वहाँ वही जानकारी थी जिसकी मुझे तलाश थी। कमांड सेंटर ही धुंध का मुख्यालय था। मुझे केंद्र क्षेत्र मिल गया। धुंध के बीच एक मुख्य कमांड पोस्ट था। शायद मैं वहीं से भागने की कोशिश कर सकता हूँ। मैंने तुरंत मुड़कर कहा, 182 इधर आओ, मेरे पास एक योजना है जो तुम्हें बतानी है। हम केंद्र की ओर बढ़ रहे थे, तभी मैंने देखा 182 पीछे झुक रहा था, मानो मग्न हो। पता नहीं उसे कितनी गोलियां लगी थीं। दूसरी ओर दुकान पर 2 हट्टे कट्टे आदमी दरवाजा खोल रहे थे और अंदर से हंसी गूंज रही थी। टैटू वाला आदमी ही सरगना था। उसने काफी गोलियां कमा ली थी और शायद वह जल्द उस एक हाथ वाले आदमी को ढूंढ लेगा। वह खुफिया व्यापारी कासिम था। शोरगुल उसे पसंद था। तभी उसके आदमी ने एक मेहमान के आने की खबर दी। कासिम ने उसे अंदर बुलाया, पर उसका आदमी डरा हुआ था। अंदर आया शख्स बेहद विशालकाय था और उसके सिर पर लोहे का पिंजरा था। उससे खून की बू आ रही थी और वह खतरनाक लग रहा था। कासिम दंग रह गया। इतना विशाल आदमी उसने पहले नहीं देखा था। वह था गू, एक असली नरभक्षी राक्षस। सूचना व्यापारी कासिम तो बतौरी फतरत उस लोहे के पिंजरे को पहचानता था। असल में वह उसके भयानक भूख को काबू में रखने के लिए था। उसकी राक्षसी काया ने उसे जंगल के डाकुओं में सबसे खतरनाक बना दिया था। हालांकि कासिम ऊपर से खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था और उसने पूछा कि गू यहाँ किस काम से आया है, लेकिन उसके दिल में जबरदस्त हलचल थी। इतना ताकतवर आदमी तो शायद ही कभी सामने आता है, फिर उसकी छोटी सी दुकान पर कैसे आ गया। तभी गू ने उसे एक फोटो थमा दी। इस कैदी का नंबर 182 था, कद भी 182 सेंटीमीटर था और उसकी एक बांह भी कटी हुई थी। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो उसे ढूंढने में? कासिम ने ध्यान से फोटो को देखा और पाया कि इसमें जो आदमी है वही तो है जिसे हंटर्स ढूंढ रहे हैं। गू कासिम की आंखों से ही समझ गया कि कासिम ने 182 को जरूर देखा है। जब कासिम को यकीन हो गया कि सामने वाला सचमुच 182 को ढूंढ रहा है, तो उसके मन में हलचल तेज हो गई। लगता है यह एक दोहरी डील है, किस्मत वाकई अच्छी है। फिर वह धीरे धीरे बोला, असल में हमने उसकी पहले ही जांच पड़ताल कर ली है। उस जानकारी के लिए और भी दावेदार हैं। अगर तुम ज्यादा कीमत दो तो मैं यह जानकारी बेच सकता हूँ। कासिम ने सोचा न था कि गू का दिमाग इतना अजीब है। गू बोला,
अगर तुम किसी को ढूंढने में मदद करो तो इसकी कीमत तुम्हारी जान होगी। सुनकर कासिम डर गया। मजाक मत करो, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुखबिर पर हमला करना नियमों के खिलाफ है? कौन काम के लिए जान दांव पर लगाता है? पर गू ने ध्यान नहीं दिया। उसने सिर से लोहे का पिंजरा उतारा और बोला, तो मुझे तुम्हारे कान का स्वाद चखने दो। वो स्वाद आखिर कैसा होगा? यह सुनते ही कासिम के पसीने छूट गए और फिर कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। फर्श पर ताजा खून बह रहा था। वहीं कासिम की टोपी और गू द्वारा दिया गया मिशन का फोटो पड़ा था। इस वक्त कासिम का कान कट चुका था। गू ने कासिम के कान का स्वाद लिया। उसे यह बेहद स्वादिष्ट लगा। कासिम की दर्द भरी चीखों के बीच गू ने एक बात कही, तुरंत अपने लोगों को भेजकर उसे ढूंढो, वरना मैं तुम्हें अपना खाना बना दूंगा। यह कहने के बाद गू के मुंह से एक कान की बाली भी बाहर गिर गई। अपडेट आ गया, 182 का नया एपिसोड आ गया है। अब मैं 182 के साथ जीरो जॉन के मुख्य कमांड सेंटर जा रहा हूँ। 10 मिनट पहले मैंने लिची मैप पर केंद्रीय मुख्यालय खोज लिया था, जहाँ महिलाओं को कैद करने की खास जगह है। लिची ने यहीं से नक्शा बनाना शुरू किया। हालांकि जब इस महिला भवन की बात आती है तो मुझे एक दोस्त की याद आ जाती है। पता नहीं वह दोस्त अब कैसी है। उसका नाम शायद लाला था। बस से उतरकर हम क्लास चले गए और फिर मिलने का वादा किया। अगर मुझे सही याद है तो वह भी मेरी तरह विज्ञान की टीचर थी। उसे शायद अगवा नहीं किया गया होगा। इसके बाद मैंने सिर हिलाया और अपने दिमाग की सारी बेकार बातें झटक दी। हर कोई मेरी तरह बदकिस्मत नहीं हो सकता। लाला के साथ तो कुछ बुरा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो मैं नहीं जानता था वह यह कि इस समय लाला के चेहरे पर जोकर का मेकअप बना हुआ था और वह जेल में कैद महिलाओं के एक समूह द्वारा लगातार शिक्षित की जा रही थी। लाला की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह उस दिन को याद कर रही थी जब वह मुझसे अलग हुई थी। उस समय लाला को महिला जेल वार्ड में भेजा गया था। शुरू से ही उसकी राह बाकी शिक्षकों से कुछ अलग थी। उस समय एक लंबा एजेंट उसे एक जगह ले गया था, लेकिन लाला उस समय धुंध में दिख रहे दृश्य से इतनी आकर्षित हो गई थी कि उसे यह सब बहुत ही अद्भुत लगा। इसलिए उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास ही नहीं हुआ। कुछ ही देर बाद वह एजेंट एक कार के पास रुक गया और लाला से जल्दी से कार में बैठने को कहा। इससे लाला को थोड़ी हैरानी हुई। उसके मन में जैसे कोई बेचैनी सी महसूस होने लगी। लाला ने पूछा, क्या मेरी कक्षा दूर है? क्या कार जरूरी है? एजेंट ने उसे जल्दी बैठने को कहा। कुछ सोचकर लाला कार में बैठ गया। तब तक उसे पता नहीं था कि वह जल्द ही खतरे में फंस जाएगी। एजेंट ने लाला से पूछा कि क्या वह विज्ञान शिक्षिका है। पुष्टि मिलते ही उसने मास्क उतार दिया। लाला हैरान रह गई और समझ गई कि मुसीबत आ गई है, क्योंकि वह व्यक्ति शातिर तरीके से मुस्कुरा रहा था। एजेंट ने टोपी फेंकी और उसके सुनहरे लाल बाल दिखने लगे। वह महिला शैतानी हंसी के साथ बोली, नन्ही चिड़िया, आओ हम दुनिया के अंत तक चलें। लाला का मानसिक संतुलन टूटने लगा। उसे लगा जैसे वह कोई डरावना सपना देख रही हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सच तो सच ही रहता है, उसे बदला नहीं जा सकता। इस तरह लाला को इस बदनाम महिला जेल में अगवा कर लाया गया। महिला कैदियों ने लाला को मेज पर झुकने को कहा और उसे उनकी हर बात माननी पड़ी। लाला पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि यह जगह बहुत खतरनाक थी। यह सोचकर लाला बेदम होकर जमीन पर बैठ गई। अब उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। पीछे खड़ी महिला कैदियों ने उसे हिकारत से देखा। बस थोड़ी देर खड़े रहने की भी हिम्मत नहीं। एक काले बालों वाली महिला ने लाला के बालों को जोर से पकड़ लिया। तू फिर से क्यों रो रही है बेवकूफ? क्या तू फिर से पिटना चाहती है? इसके बाद उसने लाला को जोर से जमीन पर धक्का दे दिया। फिर ऊंची आवाज में बोली, तूने शराब की खुशबू भी खराब कर दी है। क्या तुझे इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये महिला लाला से इसलिए गुस्सा थी क्योंकि लाला ने उसके बॉस के सामने उसकी साख घटा दी थी। उसने लाला से पूछा, क्या तुम में शोध की प्रतिभा है? मैं हर दिन तुम्हें कोने में रोते देखती हूँ। उसने लाला से कहा कि जल्दी से मान ले कि वह असल में कुछ भी बना ही नहीं सकती, ताकि वह महिला फिर से बॉस के पास लौट सके। लाला बुरी तरह डर गई, पर उसे अपनी बात पर अड़ना होगा और यह नहीं दिखने देना था कि वह काम नहीं जानती, वरना उसकी खैर नहीं थी। जवाब न मिलने पर उस महिला ने लाला का बैग झपट लिया। हाथ में चाकू लेकर वह धमकाते हुए बोली, मुझे शुरू से तुम पर भरोसा नहीं था। समझ नहीं आता कि तुम जैसी बेकार लड़की ने बॉस का दिल कैसे जीता। असल में वह महिला अंधी थी। वह लाला के रूप से जलती थी, इसलिए उसने लाला का चेहरा बिगाड़ने का फैसला किया ताकि वह सबक सीखे। लाला हैरान थी और उसकी नजरें चेहरे के पास वाले चाकू पर थी। लगा आज वह नहीं बच पाएगी। तभी एक हाथ ने महिला का सिर दबोच लिया, जिसकी आंखों में क्रूरता थी। रुक जाओ, दोबारा ऐसी हरकत मत करना। यह नजारा देखकर सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। वहाँ बॉस आ गई थी और इस वक्त लाला भी बहुत खुश थी कि उसे बॉस ने बचा लिया। और उनके मुंह से निकली बॉस भी एक महिला ही थी, लेकिन उसकी विकसित मांसपेशियों और विशाल शरीर को देखकर उसे महिला कहना कम और पुरुष कहना ज्यादा सही लगे। बॉस ने अपने मातहत के सिर पर थपकी दी। तुम्हारा अभी का मजाक क्या कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या तुम मुझे कोई अहमियत नहीं देते? फिर बॉस लाला के सामने आ गई। मेरी प्यारी छोटी चिड़िया, आखिर हुआ क्या है? मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी मातहत बोला, बॉस ये लड़की झूठ बोलकर आपको धोखा दे रही है। इसने अभी माना कि ये हथियार नहीं बना सकती, लेकिन तभी लाला ने उसे टोक दिया। बॉस उस पर यकीन न करें, मैं चीजें बना सकती हूँ। वह मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मातहत के झूठ के बावजूद वह जानती थी कि लाला कुछ नहीं बना सकती। क्या तुम्हें लगता है कि हम सब बेवकूफ हैं? ये सुनकर बॉस गुस्से में आ गई। चुप रहो, क्या तुमने सुना नहीं कि वह बना सकती है? क्या तुम बाहरी हो? बॉस की डांट सुनकर जूनियर का मूड काफी बिगड़ गया।
बॉस, आपको जरूर पछतावा होगा। लेकिन इस वक्त बॉस के पास उस मातहत की तरफ ध्यान देने का वक्त ही नहीं था। वह उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। अब लाला ही बॉस की सबसे प्यारी है। चलो मेरे नन्हे पंछी। हालांकि लाला इस आदमी जैसे दिखने वाली औरत से बहुत डरती थी, लेकिन उसकी बात मानने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई। इस गली में बॉस की जोरदार हंसी गूंज उठी। मेरे नन्हे पंछी, देखो मैं थोड़ी ही देर के लिए क्या गई, तुम्हें तंग किया गया। ये लोग वाकई बहुत घटिया हैं। कमरे में लौटने के बाद लाला बॉस काली की बाहों में रुई की गुड़िया जैसी थी। काली महिला विभाग की नेताओं में से एक थी, जिसे झिंगमाई जादूगर कहा जाता था। वह अपनी शक्ति शरीर के किसी भी हिस्से में केंद्रित कर सकती थी और हमले से बचने के लिए गला हमेशा कसा रखती थी। काली ने ही लाला को अगवा किया था। तब से वह लाला को अपनी गोद में ही रखती और हर दिन उससे चीजों के बारे में बातें करती थी। इसी समय बॉस काली धीरे धीरे लाला के पास आई। चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ उसने पूछा, चीजों पर तुम्हारा शोध ठीक चल रहा है ना? पिछली बार बॉस ने लाला के लिए एक थैली मिठाई लाई थी, जो उस समय लाला को चाहिए थी। अब वह लाला से पूछ रही थी कि उसे और क्या चाहिए। काली ने देखा कि लाला लगातार चुप है, तो उसका चेहरा अचानक सख्त हो गया। तुम मुझे यह मत बताना कि जैसा नॉक्स ने कहा था, तुम असल में चीजें बना ही नहीं सकती। लाला जानती थी कि इस वक्त उसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, वरना घबराते ही उसकी पोल खुल जाएगी। इसलिए उसने जवाब दिया, मैं लगभग पूरा कर चुकी हूँ, बस मुझे इसे और समझने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है, क्योंकि नॉक्स मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। वह लगातार मुझे परेशान कर रही है, लेकिन उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे तो यह भी नहीं पता कि वह चीज है क्या, फिर वह उसे बना कैसे सकती है। वह तो बस ऐसे बहाने बनाकर समय निकाल रही थी। ये सुनकर कि लाला ने ऐसा कहा, कैली झट से खड़ी हो गई। तो तुम्हें बस समय चाहिए था, तुमने पहले ही क्यों नहीं बताया? इसके बाद कैली बिना कुछ कहे दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कैली अभी जाकर नॉक्स से अच्छे से बात करेगी, ताकि वह तुम्हें दोबारा परेशान न करे। पीछे से लाला चाहे जितना भी चिल्लाती रही, कैली कभी नहीं रुकी और जोर जोर से चिल्लाती रही कि नॉक्स अभी आकर उससे मिले। इससे कैली के दिल में जबरदस्त हैरानी हुई। लगता है उसने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। असल में वह तो बस इस बहाने से थोड़ा समय निकालना चाहती थी, लेकिन अब लाला को लगने लगा कि उसकी तो अब खैर नहीं। कुछ ही देर में लाला के दरवाजे पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। कैली को वापस आते देख लाला ने राहत की सांस ली। इतनी जल्दी लौट आई, लगता है नॉक्स नहीं मिला, अब वह फिर से थोड़ा समय निकाल सकती है। लेकिन लाला की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कैली की अगली बात ने उसे बुरी तरह डरा दिया। अब तुम्हारे पास बहुत सारा समय है, क्योंकि नॉक्स अब कभी भी तुम्हारा समय नहीं लेगी। लाला ने हिम्मत जुटाकर कहा, यह मेरे और नॉक्स के बीच की बात है। आशा है कि कैली महोदया इसमें दखल नहीं देंगी। मैं उससे अच्छे से बात करके सब ठीक कर लूंगी। लेकिन लाला कुछ भी कहे, कैली की नजरें बस नीचे की ओर ही टिकी रही। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो नॉक्स? इस समय नॉक्स का सिर धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बाहर आया। लाला ने यह देखकर तुरंत नॉक्स से कहा, मैंने बॉस से तुम्हारी शिकायत नहीं की, हमारे बीच की बातें हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे। लेकिन बात करते करते लाला ने देखा कि कैली ने नॉक्स का सिर धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। तुम जल्दी से चीजें बनाओ, नॉक्स अब तुम्हारा एक पल भी नहीं बिगाड़ेगी। लाला पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। यहाँ के सभी लोग पागल हैं, उसके अलावा यहाँ कोई भी सामान्य नहीं है। बॉस इस समय पागलों की तरह हंस रहा था। बस मेरी छोटी प्यारी को समय मिल जाए तो उसके पास अनगिनत चीजें होंगी। ये सच में बहुत अच्छा है। आखिरकार धुंध बनाना शुरू होने वाला है। लाला टूट गई। उसे पता था नॉक्स की मौत का मतलब उसकी अपनी मौत है। दूसरी ओर मैं और 182 कैदियों की तरह चल रहे थे। हमारा रास्ता जीरो जॉन कमांड सेंटर की ओर था, पर 182 मेरी हरकतें समझ नहीं पा रहा था। इस समय मैंने उसे एक बात समझाई। एक कहावत है, अगर तुम एक पेड़ छुपाना चाहते हो तो उसे जंगल में छुपाओ। इस समय मैंने सिर पर एक सफेद कपड़ा पहन रखा था। 182, क्या तुम्हें अब भी नहीं लगता कि मैं एक कैदी जैसा बर्ताव कर रहा हूँ? यह देखकर 182 ने मुझे जोर से एक लात मारी। सांस लेना बंद करो, यह परेशान करने वाला है और तुम्हारी हरकतें बहुत धीमी है। 182 नाराज होकर बोली कि वह अब नहीं चलेगी, उसे भूख लगी है। हम कैंटीन से गुजरे थे, पर मैंने उसे कुछ नहीं दिया। मैंने मुड़कर देखा, तुम बड़ी होकर भी खाने पर चिढ़ रही हो। मैंने कहा था कैंटीन खतरनाक है, वहाँ सबकी नजरें हम पर हैं। 182 अब बदल गई है। वह समय पर खाती सोती है और झगड़े पर लड़ पड़ती है। पुराने दिन बीत गए, क्योंकि हाथ बेकार होने पर भी वह रुकती नहीं। मेरी बात सुन 182 हैरान रह गया। उसे लगा मैं सही हूँ। मैंने उसे गंभीरता से देखा। अब पीछे खाई है, हम पीछे नहीं हट सकते, सिर्फ आगे बढ़कर ही जिंदा रह सकते हैं। मैं फिर उसी मुद्रा में 182 के साथ जीरो जॉन कमांड सेंटर की ओर बढ़ने लगा। आदमी की उम्र सिर्फ 19 साल है, फिर भी जांच दल ने उसे 80 साल का बूढ़ा राक्षस करार दिया है। उनकी जांच के अनुसार 182 की मौत दशकों पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। उसके बाद से नंबर 182 को कभी दोबारा किसी को नहीं दिया गया। इससे खुफिया विभाग का प्रमुख हैरान रह गया। क्या यह 182 नाम का जीव बुजुर्गों के साथ बना कोई राक्षस है? इसी बीच वह 182 जिसके बारे में वे बात कर रहे थे, मेरे साथ अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गया। मैंने पहले लीची के नक्शे पर अस्पताल ढूंढा था और वह अस्पताल ज्यूजी गांव के अंदर ही है। मैंने 182 से जल्दी अंदर चलने को कहा, ताकि अस्पताल ढूंढकर उसके हाथ की पट्टी की जा सके। मुझे याद है कि 182 की पहले डॉक्टर से लड़ाई हुई थी। उसे ज्यूजी गांव का पता होना चाहिए था, पर उसे कुछ याद नहीं। भले ही 182 को यह गांव याद नहीं, पर उसे एक बात पता है कि यह टोफू गांव नहीं है। मैंने अपने नकाब के अंदर चश्मा ठीक किया। 182 ने एक बहुत ही बेकार और
फालतू बात कही थी। 182 ने मुझे गांव में संभल कर रहने को कहा क्योंकि यहाँ कई खतरनाक लोग हैं और गांव वाले बहुत गुस्सैल हैं। थोड़ी देर चलने के बाद हमें एक बोर्ड दिखा जिस पर ज्यूजी गांव लिखा हुआ था। अंदर मुझे बाहर की दुनिया जैसा नजारा दिखा। वहाँ दुकानें थीं और हर दुकान में बिजली की रोशनी भी थी। यहाँ का माहौल वैसा नहीं था जैसा 182 ने बताया था, बल्कि मुझे तो यहाँ सब काफी खुशहाल लगा। अगर टोफू गाँव से तुलना करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था उसे कहीं पीछे छोड़ देगी। ये देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। इन कैदियों ने इस छोटे से गांव में अपनी खुद की एक पूरी आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर ली थी। मैं एक गली में छिपकर वहां का नजारा देख रहा था और मैंने गौर किया कि वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी। नक्शे को देखने पर पता चला कि ये गांव शोल्डर ताकतों के कब्जे में है और हर हिस्सा एक अलग शोल्डर के नियंत्रण में है। पर नक्शे में एक और उलझन थी। जिस मेडिकल सेंटर हम जा रहे थे वह किसी हिस्से में नहीं था, शायद पुराना होने की वजह से। फिर भी मैं डील नहीं दे सकता था क्योंकि ऐसी अनजान जगहों पर ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। मैंने पीछे मुड़कर 182 को इशारा किया कि वह मेरे साथ इस छोटी सी गली में छिप जाए, लेकिन मुड़ते ही देखा कि पीछे कोई नहीं था। 182 एक दुकान पर जाकर ज्यूजी मांग रहा था जिसे देख मैं दंग रह गया। ये 182 पलक झपकते ही मुसीबत मोल ले लेता है। क्या उसने खुद नहीं कहा था कि यहाँ के लोग खतरनाक हैं? तभी चौकोर चेहरे वाले दुकानदार ने पैसे मांगे। यहाँ पैसा मतलब मिस्ट है। एक ज्यूजी की कीमत 0.1 ग्राम मिस्ट थी। 182 ने बेवकूफी में कहा, मेरे पास कोई मिस्ट नहीं है, क्या तुम मेरा मुक्का खाना चाहोगे? एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही 182 ने अपनी बात खत्म की, उस दुकान में एक बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। लेकिन जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वह यह था कि दुकानदार ने ही 182 की जमकर धुनाई कर दी थी। अरे ओ बेवकूफ, जब पैसे नहीं थे तो खाने क्यों आया? चल अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। यहाँ तक कि पास खड़े लोग भी 182 की इस हिम्मत को देखकर हैरान रह गए थे। इस दुकान का मालिक अपनी बदमिजाजी के लिए मशहूर है, पर इस नकाबपोश ने उससे लूटपाट की कोशिश की। मैं तो पागल हो रहा था। वे हमें चोर कह रहे थे। यह तो सरासर गलतफहमी थी और बहुत बड़ी मुसीबत भी। पर 182 को अंदाजा ही नहीं था कि वह लूटपाट कर रहा है। वह अब भी ज्यूजी मांग रहा था। मैं क्या ही बोलता। मुझे फौरन इस पागल आदमी को रोकना ही होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। मालिक ने गुस्से में उसे घूरा। तो तुम्हारा मतलब है कि तुम इस गांव की शान और इतिहास वाले ज्यूजी मुफ्त में खाना चाहते हो? मालिक को लगा कि 182 उसके काम का मजाक उड़ा रहा है और ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। तभी 182 हाँ कहने ही वाला था कि मैंने झपट कर उसका मुंह जोर से बंद कर दिया। मैंने मालिक से माफी मांगी और कहा कि मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ और पैसे भी दे दूंगा। कृपया इस मूर्ख की बात का बुरा न माने। पर मालिक सुनने को तैयार नहीं था। उसने चिल्लाकर पूछा कि मैं कौन हूँ और क्या मैं भी कोई चोर हूँ? मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं चोर नहीं हूँ। मेरा भाई बहुत बीमार है और उसे मानसिक बीमारी है। कृपया उसे माफ कर दें। लेकिन उस दुकानदार को मेरी एक भी बात पर जरा सा भी यकीन नहीं हुआ। अगर तुम चोर नहीं हो तो पक्का डाकू होगे। ऊपर से यह अजीब सा नकाब पहना है। मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? फिर वह जोर से चिल्लाया कि हमारे गांव में बुरे इंसान के लिए जगह नहीं है। वह गांव वालों को इकट्ठा कर हमें सजा देने और खत्म करने की योजना बना रहा था। अब मुझे यकीन हुआ कि 182 ने जो कहा था वह सच था। यहाँ के गांव वाले सच में बहुत खूंखार हैं और ये सब तो एकदम पागलपन भरी बकवास है। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे से बाहर आया और उसने डंपलिंग की दुकान के मालिक को रुकने के लिए कहा, लेकिन उसका सिर कुछ कुछ डंपलिंग जैसा दिखता था और उसका शरीर भी बहुत छोटा था। जब उन्होंने उसे आते देखा तो वे दंग रह गए। और ये बूढ़ा आदमी उनके डंपलिंग गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है जिसका नाम मोंगल डंपलिंग एल्डर है। जैसे ही मैंने उस बूढ़े को बाहर आते देखा मुझे कुछ गड़बड़ लगी। ऐसा लगता है कि कोई बहुत ही ताकतवर शख्स आ गया है। मुझे नहीं पता कि अब मैं 182 की मदद कैसे करूंगा। मोंगल डंपलिंग एल्डर धीरे धीरे मेरे पास आए और बोले, क्या तुम्हारा भाई बीमार है? एल्डर ने 182 के हाथ पर बंधी पट्टी को देखा। उन्हें लगा कि उसे शायद बहुत गंभीर चोट लगी है, लेकिन पास ही खड़ा डंपलिंग की दुकान का मालिक लगातार शिकायत कर रहा था। यह आदमी मंगोलियन वंश चुराना चाहता था। एल्डर ने ठहाका लगाया, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि इस आदमी के पास तो हाथ ही नहीं है, तो फिर वो चोरी कैसे करेगा? उसके बाद एल्डर ने दुकान के मालिक की बात अनसुनी कर दी और हम दोनों को अपने साथ चलने को कहा। एल्डर की दुकान पर पहुंचने के बाद उन्होंने हमें बंस की कई टोकरियां दी। एल्डर ने हमसे धीरे खाने को कहा। यहाँ अभी बहुत सारे बंस हैं। वैसे उन्हें लगा कि हम दिखने में तो काफी भले हैं, फिर हमने ये डरावने मुखौटे क्यों पहन रखे हैं? मैं थोड़ा हंसा। मुझे डर था कि हम दोनों की वजह से यहाँ हंगामा ना हो जाए, इसलिए ये नकाब पहनना ही बेहतर था। मेरे पास बैठा 182 मुझे मजे से बंस खाते देख रहा था और बार बार मुंह खोलकर मुझे उसे खिलाने का इशारा कर रहा था। मैंने 182 की उस भूखी नजरों को नजरअंदाज किया और मालिक से पूछा, ये बंस वाकई बहुत स्वादिष्ट है, ये आखिर किस चीज से बने हैं? जब मुझे पता चला कि ये कैंटीन के बचे हुए खाने से बने हैं तो मैंने सीधे उसके मुंह पर थूक दिया और फिर बाकी बचे सारे बंस 182 के मुंह में ठूंस दिए। इन सड़ी हुई सब्जियों और बासी सूप से बना खाना भला कितना अच्छा हो सकता है, सोचकर ही घिन आती है। बेहतर है कि इसे 182 ही खाए। एल्डर का स्वभाव काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने मेरी उस बदतमीजी पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। हमारे यहाँ के बंस और डंपलिंग्स बहुत मशहूर हैं। लोग दूर दूर से इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। लेकिन एल्डर ये कहते हुए कुछ पल के लिए रुके और फिर आगे बोले, जाहिर है कि हर कोई सिर्फ डंपलिंग्स के लिए नहीं आता। कुछ लोग किसी और वजह से भी आते हैं और वो वजह है अस्पताल की तलाश। उस वक्त 182 अभी भी मुंह खोले बंस खाने की ताक में था। उसने मेरे चेहरे की हैरानी पर गौर ही नहीं किया। क्या हम भी खास तौर पर अस्पताल ढूंढने ही नहीं आए हैं? मेरे चेहरे पर वो हैरानी देखकर एल्डर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे लगता है कि तुम दोनों भी अस्पताल ही ढूंढ रहे हो। अगर ऐसा है तो मेरी सलाह है कि यहीं रुक जाओ। उनकी बात सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया। क्या अस्पताल के अंदर कोई डरावनी चीज है? तभी एल्डर ने धीरे से अपना हाथ दिखाया। उन्होंने कहा कि अब वो जगह पहले जैसा अस्पताल नहीं रही, अब हम उसे डेविल किंग सिटी कहते हैं।
एल्डर की बात सुनकर मैंने घबराकर थूक गटका। सिर्फ नाम से ही मैं समझ गया कि ये डेविल किंग सिटी कोई मामूली जगह नहीं है। डेविल किंग सिटी असल में बहुत खौफनाक जगह है। बाहर से अस्पताल जैसी दिखती है, लेकिन चारों ओर कंटीली झाड़ियां हैं। जो भी अंदर जाता है मारा जाता है, इसलिए डंपलिंग गांव के लोग उसे प्रतिबंधित इलाका मानते हैं। दूसरी तरफ जानकारी बेचने वालों ने पूरे दिन की मेहनत के बाद सभी जासूसों की जानकारी इकट्ठा कर ली। इस मेज पर मिस्ट किंगडम के सभी कैदियों की सूची है। मिस्ट सिस्टम मरे हुए कैदियों के नंबर नए कैदियों को दे देता है, इसलिए एक ही नंबर 2 लोगों का हो सकता है। ये सिस्टम सिर्फ कुछ दशकों से चल रहा है, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक कैदी नंबर 182 को बहुत पहले ही मृत घोषित कर दिया गया था, और तब से कई दशकों तक ये नंबर किसी और को नहीं दिया गया। इसलिए इन जासूसों को भी नहीं पता कि ये सफेद बालों वाला आदमी आखिर आया कहाँ से है। उनमें से एक ने अंदाजा लगाया कि शायद उसे किसी मरे हुए कैदी का नंबर प्लेट मिल गया होगा। आखिर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें दुर्लभ नंबर वाले टैग चुराना पसंद है, लेकिन जासूसों के मुखिया को ऐसा नहीं लगा, क्योंकि उसने हाउंड से सुना था कि उस 182 नाम के आदमी को स्वीट पोटैटो क्लास के दौरान नए कपड़े मिले थे, जिसका मतलब है कि उसका कैदी नंबर असली है, वरना उसे नए कपड़े नहीं मिलते। इस बात ने उन दोनों चेलों को चौंका दिया। उन्होंने फोटो की तरफ इशारा करते हुए धीरे से कहा, अगर वो कई दशक पहले नहीं मरा था तो क्या वो अब बहुत ज्यादा जवान नहीं दिख रहा? ये तो नामुमकिन है। क्या उसे हमेशा जवान रहने की शक्ति मिल गई? ये सुनकर जासूसी गिरोह के मुखिया के चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? कोई भी हमेशा के लिए जवान नहीं रह सकता। बॉस इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। सिस्टम दशकों से अपडेट हो रहा है। इतना समय किसी भी जासूस के लिए जानकारी जुटाने के लिए काफी है, लेकिन वे चाहे कितनी भी कोशिश करें, उन्हें केवल बुनियादी जानकारी ही मिलती है। इसलिए बॉस के पास 2 अंदाजे हैं। पहला यह कि 182 को प्रशासन ने छिपा दिया है। आखिर प्रशासन के लिए ऐसी चीजों को संभालना बहुत आसान है। लेकिन ये दूसरा अंदाजा थोड़ा डरावना है। अगर प्रशासन ने जानबूझकर 182 की पहचान नहीं छिपाई है, तो इसका मतलब है कि यह आदमी उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। बॉस का सबसे बड़ा अंदाजा ये है कि 182 शायद उसी समय का कोई राक्षस है जब कोहरे का देश बना था। अपडेट हो गया। 182 का नया एपिसोड आ गया है। इस बार 182 डेमन किंग के किले में चुनौती देने गया, पर घुसते ही डॉक्टर ने उसे एक लात में बाहर उड़ा दिया। मर जा सफेद बालों वाला, क्या तुझे फिर से मार खाने का शौक चढ़ गया है कि फिर से आ गया? दीवार पीछे मैं डर गया। लगा इस डॉक्टर की फाइटिंग पावर 182 से कम नहीं। कल ही बुजुर्ग से डेमन किंग किले की बात सुनी थी। उन्होंने वहाँ जाने से मना किया था। बुजुर्ग ने अपने हाथ दिखाए, जिन पर 2 गहरी चोटें थीं। मैं चौंक गया। क्या डेमन किंग का किला वाकई डरावना है? वह गांव का निषिद्ध क्षेत्र है, वहाँ कोई नहीं जाता। डरावनी बात यह है कि वहाँ रहने वाला आदमी दानव जैसा है, और बुजुर्ग के हाथ की हालत उसी की करतूत है। उसने मुझे वहाँ न जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ से कोई जिंदा नहीं लौटा। बुजुर्ग द्वारा उस आदमी की तारीफ सुनकर मुझे लगा कि शायद डेमन किंग के किले में रहने वाला वही कंधा है, लेकिन बुजुर्ग ने तुरंत नकारा कि वह कंधा नहीं है। फिर उन्होंने डरावने चेहरे से घूरते हुए कहा, शायद तुम्हें नहीं पता, कंधा भी डेमन किंग के किले में जाने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा और मेरे माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। आखिर डेमन किंग के किले में कैसा भयानक शख्स रहता है? मुझे अचानक याद आया कि मुझे तो डॉक्टर से भी मिलना है। अगर डॉक्टर नहीं मिला तो क्या 182 का हाथ हमेशा के लिए बेकार हो जाएगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा, यहाँ वह डॉक्टर नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत है। मैं बस इतना ही बता सकता हूँ, सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना, मैं तुम्हारे लिए कमरा खोल दूंगा। ये सुनकर मैं निराश हो गया, पर मैं यहाँ से जा नहीं सकता था। अगर 182 का हाथ ठीक नहीं हो पाया तो मैं भी मुख्यालय के नियंत्रण क्षेत्र में जाने की सोच भी नहीं सकता। कुछ ही देर में जाओजी बुजुर्ग ने हमारे लिए कमरा खोल दिया। मैं बहुत परेशान होकर 182 से बोला, अब मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अब तो अस्पताल भी राक्षसों का किला बन चुका है, हम वहां जा ही नहीं सकते और अंदर डॉक्टर भी नहीं है। ये सब सोचकर मेरा मन बहुत भारी हो गया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या कहीं वह जिसे राक्षस राजा कहते हैं उसने सारे डॉक्टरों को मार तो नहीं डाला? मैंने सिर उठाकर 182 की ओर देखा और उससे पूछा कि उसने आखिरी बार वहां डॉक्टरों को कब देखा था। 182 ने कहा कि उसने पहले डॉक्टरों को देखा था, जिससे मेरा सिर और भी भारी हो गया। मैंने तुमसे कहा था कि ठीक समय बताओ, क्या तुम मुझे थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? उस समय अस्पताल कैसा था और उस वक्त की पूरी स्थिति मुझे विस्तार से बताओ। 182 ने आंखें तिरछी करके गहराई से सोचा। मेरी हाथ काट दी गई थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या तुम्हारा हाथ डॉक्टर ने काटा था? असल में उस समय 182 की बांह टूट गई थी, बहुत खून बह रहा था और उसका सिर बहुत चकरा रहा था, पेट भी बहुत भूखा था, इसलिए वह इलाज के लिए अस्पताल डॉक्टर के पास गया। जब वह इस अस्पताल में पहुंचा तो एक डॉक्टर उसकी ओर बढ़ आया। 182 ने डॉक्टर को देखकर बहुत खुश होकर कहा, डॉक्टर मेरे लिए एक नई बांह बना दो। ये सुनकर मैंने तुरंत 182 की बात काट दी। क्या तुमने अभी जो कहा वही सच में तुम्हारे पहले के शब्द थे? तो उस डॉक्टर ने क्या जवाब दिया? 182 ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ऐसा लगता है कि उस आदमी ने कोई बहुत गंदी बात कही थी। सीबा, मुझे नई बांह बनाना सिखाओ। डॉक्टर की बात सुनकर मुझे सामान्य लगा, क्योंकि मैं भी 182 की बातों से चौंक गया था। बाहरी तकनीक चाहे जितनी विकसित हो, शरीर के लिए नई बांह बनाना संभव नहीं है। यह सुनकर 132 ने गुस्से में डॉक्टर को मार दिया, जिससे मैं शर्मिंदा हो गया। क्या तुम्हें पहले खून रोककर पट्टी नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी हालत में भी मारपीट का मन कैसे कर रहा है? तुम्हारी सोच वाकई अनोखी है। फिर डॉक्टर ने भी पलटवार किया, पर 182 ने हार नहीं मानी और उसे फिर पीट दिया। नतीजतन दोनों बराबरी से लड़ते रहे। मुझे शक है कि डेमन किंग के किले में जो डॉक्टर था उसे 182 ने ही मार डाला होगा। आखिर आम इंसान उसकी मार कैसे सह सकता है? लेकिन उसकी प्रतिक्रिया ने मुझे चौंका दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 182 ने उस डॉक्टर को नहीं मारा। इसके अलावा मुझे 182 की बातों से एक और बात पता चली। 182 ने न सिर्फ डॉक्टर को नहीं मारा, बल्कि खुद डॉक्टर से बुरी तरह पिट गया, और वो भी बहुत बुरी तरह से।
ये सोचकर ही 182 को बहुत गुस्सा आ गया। आज उसे हर हाल में बदला लेना है। मैंने तुरंत 182 को रोक लिया। तुम फिर किससे लड़ने जा रहे हो? मैंने 182 से कहा कि वह जल्दी से शांत हो जाए। आखिर उस डॉक्टर का अभी तक पता नहीं है कि वह जिंदा है या मर गया। और पहले मैंने जाऊजी बुजुर्ग को कहते सुना था कि डॉक्टर तो अस्पताल में नहीं है ना? तुम वहाँ जाओगे भी तो तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। लेकिन अगले ही पल 182 ने गंभीर चेहरे के साथ मुझसे कहा, वो डॉक्टर तो यहीं डेमन किंग के किले में है ना? मैं तो वहाँ उसी डॉक्टर से लड़ने जा रहा हूँ। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? ये सुनकर मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता कि वह डॉक्टर अभी भी जिंदा है और उसी डेमन किंग के किले में है? 192 ने दावे से कहा कि डॉक्टर डेमन किंग के किले में ही है। गांव में घुसते ही उसने मेरी सर्जिकल कैंची की आवाज सुनी थी। उसी वक्त किले में एक हाथ हिलती कैंची पकड़े था। खिड़की के पास खड़ी काली परछाई ही वह डॉक्टर था। अगले दिन सुबह सुबह मैं 182 को लेकर उस तथाकथित डेमन किंग के किले पहुंचा। वहां हमने हर जगह खून के धब्बे देखे। ऊपर देखा तो एक बहुत ही जर्जर बोर्ड था जिस पर अस्पताल लिखा हुआ था। यहाँ हर जगह लाशें थीं जो धूप में झुलसकर सूखी मम्मी बन चुकी थीं। कुछ पुरानी लाशें अब हड्डियों के ढेर में बदल चुकी थीं। लगता है ये अस्पताल अब नरक जैसा है। इसे डेमन किंग का किला कहना बिल्कुल उपयुक्त है। मैंने एक बार फिर 182 से पुष्टि की, क्या तुमने सच में डॉक्टर की कोई हलचल सुनी थी? 182 ने जवाब दिया, कहा था ना मैं सुन सकता हूँ, परेशान मत करो। मैं 142 की आंखों में देख हैरान था क्योंकि मुझे उसका राज पता चला। उसकी सुनने की शक्ति जबरदस्त है। कल रात जब मुझे पता चला कि वह डॉक्टर की आवाज सुन सकता है तो मैं समझ नहीं पाया। 182 कुछ समझा नहीं सका क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कैसे समझाए। आखिर उसने सुना तो सुना, क्या तुम समझा सकते हो कि तुम चीजें क्यों देख सकते हो? मेरे पूछने पर 182 गुस्से में बोला कि उसे नहीं पता। ये देख मुझे लगा क्या उसने बहुत सारा वू खाकर सुनने की शक्ति पाली है। 192 नहीं जानता था। मेरे पास कभी कोई प्रतिभा नहीं थी पर मैंने उसकी बात नकारी। तुम में प्रतिभा है। इतना वू खाने के बाद तुम वो आवाजें सुन सकते हो जो दूसरे नहीं सुन सकते। क्या यह सुनने की क्षमता नहीं है? तभी मुझे लगा कि 182 को मैं शोरगुल वाला क्यों लगता था। उसकी सुनने की क्षमता तेज है। मैंने उसे जल्दी सब बताने को कहा, शायद ये काम आ जाए। उसे अनसुना करते देख मैंने मुंह ढककर धीरे से एक गाली दे दी। मैंने कोशिश की कि मुंह को हाथों से ढककर ही आवाज निकालूं और बस फुसफुसाकर बात की। मेरी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे खुद सुनाई नहीं दी। पर 182 ने गाली सुनते ही मेरी ओर घूर कर देखा। उसकी नजरें देख मैं स्तब्ध रह गया और माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। 182 कहीं मजाक तो नहीं कर रहा मुझसे? ये वाकई बहुत डरावना है। जैसे ही मैं बोलने वाला था 182 ने मुझे छाती पर लात मार दी। अगर उसने पूरी ताकत लगाई होती तो मैं मर जाता। मैं हैरान था क्योंकि मेरे सिर्फ होंठ हिले थे, आवाज नहीं निकली। फिर भी उसने सुन लिया। ये पदार्थ देश वाली प्रतिभा है। समझ नहीं आ रहा था कि यह राक्षसों का किला है या अस्पताल। जल्द ही हम किले के दरवाजे पर पहुंच गए। अब 182 खुद इसकी पुष्टि करेगा। जैसे ही वह शान से अंदर जाने ही वाला था मैंने उसे पकड़कर दीवार के पास खींच लिया। तुम कितने बेवकूफ हो, ऐसे मत करो, पहले इधर आओ, हमें अपनी योजना तय करनी चाहिए। हमने बाहर झांककर राक्षसों के किले का मुख्य द्वार देखा। 182 अंदर की बातें सुन सकता था, इसलिए मैंने उसे कल रात वाला प्लान दोहराने को कहा ताकि वह भूले नहीं। योजना थी दरवाजा खटखटाकर छिपना और अगर डॉक्टर ना दिखे तो बूढ़े पत्थर को लेकर तुरंत भाग जाना। ये बात मुझे खुश करती है। लगता है 182 की बुद्धि बढ़ गई है। इस बार की दस्तक और भागने की योजना पर वह काम करेगा। मुझे उस पर भरोसा है, इसलिए उसे अकेले भेजा। वह दूर की आवाजें सुन सकता है और उसकी गति लाल बालों वाले जैसी है। क्या 182 के पास दो प्रतिभाएं हैं? मैं दीवार के पीछे से देख रहा था। अगर 132 आगे जाता तो वह अंदर की स्थिति जान सकता था। जल्द ही 132 दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को ठोकर मारी, फिर उसका शरीर मेरी ओर उड़ता आया। वह तेजी से मेरे पास आकर छिप गया। हम दोनों चुपचाप सिर निकालकर अंदर की हलचल देखने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि दरवाजे पर अब भी कुछ नहीं था। इस बार तो 182 ने भी अंदर कोई हलचल नहीं सुनी। मैंने उसे एक बार फिर कोशिश करने को कहा, इस बार थोड़ी ताकत के साथ। तो 182 आगे बढ़ा और दरवाजे पर जोर जोर से कई बार लात मारी। फिर एक बार फिर से शू की आवाज के साथ वहां से हट गया। वह फिर से मेरे पीछे आकर छिप गया और इस बार भी कोई हलचल नहीं हुई। चारों ओर मौत जैसी खामोशी थी। 182 ने कहा कि उसे अब भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी, जिससे मुझे बहुत अजीब लगा। क्या अंदर सच में कुछ भी नहीं है? तो फिर पहले जो डॉक्टर की आवाज 182 ने सुनी थी वो आखिर कहां से आई थी? जैसे ही मैं होश में आया 182 अचानक अंदर भाग गया। मैंने उसे तुरंत वापस आने को कहा पर उसने दरवाजे को छूते ही उसे तोड़ दिया और एक जोरदार धमाका हुआ। मुझे लगता है कि 182 बहुत ही जल्दबाजी कर रहा है, जबकि यहाँ अंदर तो एक दानव भी है। दोबारा अंदर देखने पर 182 दरवाजे पर नहीं था। शायद उसकी परछाई कब की अंदर जाकर डॉक्टर से लड़ रही होगी। इस समय मैंने हल्के से होंठ हिलाए। 182, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही होगी ना? जल्दी बाहर आओ, मैं यहाँ अकेला हूँ तो थोड़ा डर लग रहा है। मेरी बात खत्म होते ही 182 सच में बाहर आ गया, लेकिन उसे बाहर फेंक कर निकाला गया था। 182 गिरकर लुढ़कते हुए रुका। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी। मैंने मुड़कर देखा, दरवाजे से एक परछाई निकली। क्या वो दानव राजा था? सफेद जूते और नीली पैंट पहने पैर बाहर आए। उसके हाथ में कैंची लहरा रही थी। इस पल मैं दंग रह गया। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। उसने भारी आवाज में कहा, सफेद बालों वाले, पिछली सजा काफी नहीं थी, फिर भी तुम दोबारा पिटने आए हो। सामने खड़ा यह वही डॉक्टर है जिसे 192 ने बताया था।
अपडेट आ गया 182 का नया चैप्टर आखिरकार आ गया है। अभी अभी डेमन किंग सिटी के डॉक्टर ने अपना असली चेहरा दिखाया है और सिर्फ एक वार में 182 को दूर फेंक दिया। इस नजारे ने मुझे दंग कर दिया। सोचा नहीं था कि इतना ताकतवर 182 भी हार जाएगा। तभी डॉक्टर धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ा। 182 हंसा और बोला, इतने समय बाद आखिरकार तुमसे फिर मुलाकात हुई। डॉक्टर ने हैरानी से 182 को देखा और कहा, पिछली बार जब तुम आए थे तब भी हाथ में चोट थी, इस बार फिर हाथ में ही चोट कैसे लग गई? क्या तुम डॉक्टर को ढूंढ रहे हो? 182 ने हाथ उठाकर इशारा किया कि हाँ, मेरा हाथ ठीक कर दो। डॉक्टर ने 182 को सिर्फ 3 सेकंड दिए और वहां से चले जाने को कहा। मैंने धीरे से 182 से कहा, तुम्हारे बात करने का तरीका थोड़ा बदतमीजी भरा था, तुम्हें थोड़ा विनम्र होना चाहिए, तभी कोई तुम्हारा हाथ ठीक करेगा। लेकिन 182 ने मेरी बात अनसुनी कर दी और डॉक्टर को हुक्म दिया कि उसका हाथ ठीक करे, वरना वो लड्डी एच नहीं पाएगा। डॉक्टर हंसा, मैं तुम्हारा हाथ क्यों ठीक करूं? फिर 182 का जवाब बहुत सीधा था। उसने कहा कि दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने 182 का मास्क खींचा और पूछा कि क्या वो कोहरा लाया है। मुझे लगा कि अब गड्ढे बद्दीच हो गई, क्योंकि कोहरा तो वो पहले ही खत्म कर चुका था। डॉक्टर ने 182 का मजाक उड़ाना शुरू किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इंसान जैसा बर्ताव पाने के लायक हो? तुम अपराधी बच्चे। 182 ने पलट कर कहा, क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? लोगों को बचाना तो तुम्हारा फर्ज है, तो क्या मुझे तुम्हें बचाना ही होगा? हालांकि डॉक्टर के पास इलाज के बेहतरीन तरीके थे, पर उसे नहीं लगा कि 182 का इलाज करना उसकी जिम्मेदारी है। अगले ही पल 182 को गुस्सा आ गया और उसने डॉक्टर के पेट पर लात मारी, पर डॉक्टर ने उसे हाथ से रोक लिया। मैं हैरान रह गया, तुम दोनों अचानक ऐसे क्यों लड़ाने लगे? 182 से लड़ाते हुए डॉक्टर ने मेरी बात का जवाब दिया। लड़ाई तो होनी ही थी, क्योंकि वो 182 को अच्छे से जानता है, यही उसका अंदाज है। अगले ही पल डॉक्टर ने किक मारी, पर 182 झुककर बच गया। उसे पता था कि 182 बदतमीज है, ऐसा वो पहले भी देख चुका था। डॉक्टर की उस किक की ताकत इतनी थी कि मैं भी पीछे जा गिरा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना ताकतवर है। अगले ही पल डॉक्टर का पैर 182 के सिर पर था। उसने पैर हटाया नहीं और न ही नीचे मारा। ये 182 की सरेआम बेइज्जती थी। डॉक्टर लगातार उसे चिढ़ा रहा था। क्या चोट लगने के बाद तुम लड़ी डीएच नहीं सकते? जल्दी उठो और लड्ढो, पहले तो तुम बहुत अकद्दच रहे थे। इस बात ने 182 को बहुत गुस्सा दिला दिया। उसने बिना रुके वहीं गोल घूमकर डॉक्टर के पेट पर लात मारी, पर उसी पल डॉक्टर ने अपने दोनों हाथों से 182 की टांग मजबूती से पकड़ डीएच ली। उसकी आंखों में गजब का उत्साह और लड्डीने का जुनून था। तुम वाकई काफी जिद्दी हो। फिर उसने 182 को जोर से जमीन पर पटक दिया। अब मुझे उनकी परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझमें उन्हें रोकने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर ने 182 का पैर पकड़ा और धीरे से बोला, अब तुम क्या करोगे? डॉक्टर ने 182 का पैर इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो उठ ही नहीं पा रहा था। तुम अपाहिज, अब तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम अब भी मुझे मार पाओगे? पर उसने जो नहीं सोचा था वो हुआ। 182 की टांग ने सीधे उसकी गर्दन जग डाल ली। उस पल उनकी हालत थोड़ी अजीब थी, पर दोनों का जोश चरम पर था। अगले ही पल 182 ने सारे नियम छोड़ दिए और डॉक्टर की गर्दन पर दांत गड्ढा दिए। तभी डॉक्टर की आंखों में हैरानी दिखी, क्योंकि 182 ने उसके कंधे को मजबूती से काट रखा था और छोड़ दिए नहीं रहा था। 182 की पकड़ दिएच इतनी मजबूत थी कि उसने डॉक्टर की बाजू की मांसपेशियों को जकड़ डाल लिया था, जिससे डॉक्टर की दिलचस्पी बढ़ गई। ये वाकई मजेदार है। काफी समय बाद इतना रोमांच मिला है। फिर डॉक्टर ने 182 की गर्दन पर वार किया, जिससे उसे डॉक्टर के कपड़े छोड़ने पड़ गए। गर्दन पर हुए उस तीखे दर्द से 182 का शरीर कांपने लगा। फिर उसकी जांघ पर वार हुआ, फिर कमर पर। डॉक्टर ने 182 के हर नाजुक हिस्से पर वार किया। सिर्फ 3 सेकंड में डॉक्टर ने 182 के शरीर पर कई घाव कर दिए। हालांकि हमले के बाद 182 तुरंत डॉक्टर से दूर हो गया, पर उसे जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जहां डॉक्टर ने वार किया था वहां अब असहनीय दर्द हो रहा था, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। फिर 182 भारी मन से घुटनों के बल गिर पड़ा। डॉक्टर ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तुम्हारी ताकत की नसें काट दी हैं, अब तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। ये कहकर डॉक्टर ने शान से कैंची घुमाई और फिर उसे मजबूती से पकड़ दी लिया। डॉक्टर ने सोचा था कि वो 3 सेकंड में 182 को खत्म कर देगा, पर वो काफी जिद्दी निकला। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती आता। जैसे ही डॉक्टर आखिरी वार करने वाला था, मैं अचानक कूदा और 182 को जमीन पर दबा दिया। डॉक्टर हैरान हुआ, तुम जैसे मामूली इंसान की हिम्मत कैसे हुई हमारी लड़ाई के बीच में आने की? मैं 182 के आगे ढाल बनकर खड़ी दियाचा हो गया और डॉक्टर से मिन्नतें करने लगा, प्लीज शांत हो जाइए, हम लड़ी डीडीएच ने नहीं आए हैं, हम आपसे मदद मांगने आए हैं। डॉक्टर हंसा, तुम जैसा टिड्ढे की तरह छिपने वाला बाहर आने की हिम्मत कैसे कर गया? मैंने समझाना शुरू किया कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि यह अस्पताल असली है या नहीं, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। डॉक्टर ने गुस्से में मुझसे पूछा, तुम डॉक्टर के पास क्यों आए हो? क्या तुम्हारे लिए दर्द से तड़प तड़प कर मर जाना बेहतर नहीं होता? इससे मेरे मन में डर बैठ गया। मुझे लगा कि इस डॉक्टर को कैदियों से बहुत नफरत है। मैंने सीधे उससे कहा कि मैं कैदी नहीं हूँ। यह सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। खुद को साबित करने के लिए मैंने उसे अपनी आंखें दिखाई। मैंने कभी कोहरा भी नहीं खाया है, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर शांत हो गया। मेरी आंखों को देखकर लगा कि मैं वाकई 100% एक आम आदमी हूँ, लेकिन वह उलझन में था कि मुझ जैसा आम आदमी यहाँ क्या कर रहा है। ये जगह किसी आम आदमी के आने लायक नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। एक बार कैदियों की शिक्षा का एक प्रोजेक्ट था, मैं उसमें शामिल शिक्षकों में से एक था। दंगे होने के कारण मैं यहाँ फंस गया और अधिक ईमानदार दिखने के लिए मैं सीधे डॉक्टर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आप ही यहाँ के डॉक्टर होंगे, मुझे वाकई 182 को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए। मेरी बात सुनकर वह सीधे हंसने लगा।
उसके चेहरे के भावों से मैं समझ गया कि उसे मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। इसलिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मैंने सीधे अपनी टाई आगे कर दी। आपने देखा होगा कि मेरी ये टाई ब्रांडेड है, ये इटली का बेहतरीन सूट है। क्या आपको लगता है कि ऐसी चीज जेल में मिल सकती है? फिर उसने मुझसे पूछा कि मुझे आखिर क्या मदद चाहिए। मैंने तुरंत 182 के सिर पर हाथ रखा। पहले मैनेजमेंट को फोन करो और अगर आपके पास समय हो तो इस आदमी का इलाज भी कर दो। डॉक्टर ने 182 को देखकर ठाका लगाया। क्या तुम्हारे पास खड़ा यह नंबर 182 वाला आदमी भी टीचर है? 182 ने अपना मुंह खोला। ऐसा नहीं था कि वह बोलना चाहता था, बल्कि डॉक्टर की मार की वजह से वह अपने चेहरे के भावों को काबू नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर का सवाल सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा। फिर मैंने 182 की ओर इशारा किया। मैं साइंस टीचर हूँ और यह भी एक टीचर है, ये पीटी टीचर है। इसी बीच इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के यहाँ बहुत से लोग जमा हो गए थे। ये सब बोनीटर के आदमी थे और इन्फॉर्मेशन बॉस के सामने एक आदमी खड़ा था। ये वही बोनीटर था जिसने पहले बॉस का कान काट लिया था। तय समय हो चुका है, मुझे वह जानकारी चाहिए। इन्फॉर्मेशन बॉस ने दबी आवाज में कहा, हमारे बीच कोई तारीख तय नहीं हुई थी, है ना? लेकिन बोनीटर को उसकी सफाई से कोई मतलब नहीं था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कान का स्वाद फिर से चखूं? यह सुनकर बॉस चुप हो गया। वह इस आदमी से पंगा नहीं ले सकता था। मजबूरी में उसने सारी जानकारी उसे दे दी। वह 182 अभी ज्योंजी गांव में है। हमें वहां का एक गवाह मिला है। यह सुनकर बोन ईटर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। वह वाकई 182 को चखने के लिए बेताब था। अगले ही पल बोन ईटर दरवाजा तोड़कर बाहर निकला और सीधे ज्योंजी गांव की ओर भागा। उसके जाने के बाद एक चेले ने आकर पूछा, क्या यह वाकई ठीक है? इतनी कीमती जानकारी जिसे शिकारी भी ढूंढ रहे हैं मुफ्त में दे दी। लेकिन बॉस भी मजबूर था, वह उससे जीत नहीं सकता था। चेले ने बॉस को दिमाग चलाने को कहा। अगर उसने आपको छुआ तो बाकी ताकतें चुप कैसे रहेंगी, खासकर जब बॉस जॉन जीरो में कोहरे की दवा का इकलौता डीलर है। पर बॉस ने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। क्या तुमने उस आदमी के पेट से आती आवाज नहीं सुनी? कभी कभी दिमाग चलाना पड़ता है, पर कभी कभी इसकी जरूरत नहीं होती। उसने अपने चेले से कहा कि भविष्य में कभी भी नरभक्षियों से पंगा मत लेना। तुम नहीं जानते वह कैसा आदमी है। गिरोहों के बीच के अनकहे नियम और मैनेजमेंट की सीमाएं बोन ईटर को नहीं रोक सकती। बॉस को लगा कि बोन ईटर को किसी चीज की परवाह नहीं है। इस वक्त बोन ईटर के चेले अपने बॉस के पीछे पीछे ज्योंजी गांव की ओर जा रहे थे और बोन ईटर सबसे आगे था। उसके चेहरे पर गजब का उत्साह था। इस कोहरे के देश में बोन ईटर को सिर्फ उसकी भूख ही काबू कर सकती है। अपडेट आ गया, इंच 42 का नया एपिसोड आ गया है। अभी की तरह मैंने 182 को बचाने के लिए डॉक्टर से गुजारिश की और जमीन पर घुटनों के बल बैठकर विनती की। फिर डॉक्टर हमें सीधे राक्षसों के किले में ले गया। वहाँ की टूटी फूटी दीवारें और मकड़ी के जाले देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि बाहर का कबाड़ खाना भी इससे कहीं ज्यादा साफ है। जैसे ही मैंने सोचा कि 182 का ऑपरेशन यहीं होगा, मेरे दिल में चिंता होने लगी। तभी मैंने पीछे कुछ हलचल सुनी और देखा कि डॉक्टर की परछाई मेरे पीछे थी। वह हरे कपड़े और सफेद दस्ताने पहने हुए था। मैंने तुरंत जगह खाली कर दी ताकि डॉक्टर अपना काम शुरू कर सके। उसने मुझसे कहा कि इस दौरान मैं अपनी कोई भी चीज न छूऊं, क्योंकि ऐसा करने से उसकी चीजों में बैक्टीरिया लग सकते हैं। फिर डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी में जुटे और हमने एक दूसरे को जाना। मुझे पता चला कि डॉक्टर का नाम हारून है। अस्पताल में भर्ती 182 को देख दुख हुआ। मैंने दिलासा दिया कि तुम जल्द ठीक हो जाओगे। डॉक्टर असंतुष्ट थे कि एक खेल शिक्षक में इतनी आक्रामकता क्यों है। वह मुझ पर पूरी ताकत से हमला करता है। लगता है उसका दिमाग खराब है। डॉक्टर की बात पर मैं पसीने पसीने हो गया। तुम्हें 132 पर बोलने का क्या हक है? तुम्हारी आक्रामकता भी उससे कम नहीं है। डॉक्टर ने अपनी आवाज धीमी करते हुए मुझसे कहा, तुम्हारी मदद करना अब थोड़ा मुश्किल होगा। हम दोनों की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। ये सुनकर मेरी पीठ ठंडी पड़ गई। उसने बताया कि वह भी मेरी तरह ही यहाँ फंसा हुआ है। मैंने उसे रोका। रुको, साफ कहो, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर ने कहा, 4 साल पहले मैं भी यहाँ एक इंटर्न था। तब कई मशहूर डॉक्टर और हार्लन विशेष आदेश पर यहाँ काम करने आए थे, लेकिन वे सब मारे गए और एक अपराधी अब भी फरार है। जीवित बचने वालों में सिर्फ हार्लन ही एकमात्र डॉक्टर बचा है। ये सुनकर मेरी पूरी दुनिया की सोच ही बिखर गई। क्या उन्होंने तुम्हें बचाने की कोई कोशिश नहीं की थी? डॉक्टर हंसे। कोई बचाव नहीं है। अगर होता तो मैं इस भूतिया जगह में 4 साल कैसे टिकता? क्या तुम जानते हो कि मैंने ये 4 साल कैसे बिताए हैं? मैंने उसे शांत रहने को कहा। जरूर कोई वजह रही होगी। शायद धुंध के कारण बचाव करना बहुत मुश्किल रहा हो। डॉक्टर ने सिर घुमाकर धीरे से कहा, क्या सिर्फ धुंध की वजह से? क्या तुमने उन्हें एक बार भी नहीं देखा? उन संचालक देशों के लोग। डॉक्टर का चेहरा बिगड़ गया, जैसे उसे शासकों से नफरत हो। वे बाहर निकलते समय गैस मास्क पहनते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता इस धुंध में गंदगी है? वे हमें ढूंढ नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। वे कभी आएंगे ही नहीं। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया। डॉक्टर 4 साल से यहाँ है। उसने कभी छल या झूठ नहीं बोला, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। डॉक्टर यहाँ 4 साल से हैं। वे मुझसे बेहतर जानते हैं। शायद मैं पहले बहुत भोला था। अब मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर उनके निकलने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे याद है जब हम यहाँ आए थे, चारों ओर धुंध थी। हमारे पास सुरक्षा नहीं थी और हमने काफी धुंध अंदर ले ली थी। तब गैस मास्क होना मुश्किल था। अब समझ आता है कि वे सैनिक खुद को ढककर क्यों रखते थे। उनके हेलमेट में ही गैस मास्क लगे थे। डॉक्टर ने कहा कि वह भी मेरी तरह ऑपरेटिंग देश द्वारा भेजा गया था, लेकिन हार्लन के साथ भेजे गए सभी डॉक्टर मारे जा चुके हैं।
ये सुनकर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अगर वह व्यक्ति ऑपरेटिंग देश से था तो क्या यह सोची समझी साजिश थी? मुझे वह कब याद आया। मैं उस धुंध में फंसा था। तब कुछ संदिग्ध था। एक संघीय एजेंट मुझसे मिलने आया था और इस बार भी वे खास तौर पर आए। तब मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या चाहते हैं। वह मोटा आदमी सीधे बात करने के बजाय इधर उधर की बातें करने लगा। तुम्हारा पारिवारिक हालात तो काफी अच्छे हैं। क्या तुम मशहूर डॉक्टर जियांग के बेटे नहीं हो? तुम्हारा घर तो यहाँ से ज्यादा शानदार था। वो पैसा मेरा नहीं है। मैं परिवार से अलग हो चुका हूँ। क्या माता पिता या बड़े भाई ने तुम्हें भेजा है? उस आदमी ने मुझ पर नजर डाली। नहीं, कुछ नहीं है। उसने कहा कि वह इस बार मुझसे मिलने आया है। कांगडांटिन। उसे पता चला कि मैंने पैतृक शोध छोड़कर बच्चों को पढ़ाना चुना, जो उसे महान लगा। उसकी बातों से मुझे शर्मिंदगी हुई। वह आदमी लगातार मेरी प्रशंसा करता रहा। तुमने सुख सुविधाएं छोड़ अपनी राह चुनी, जबकि तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है। उसकी बातों ने हैरान कर दिया। क्या सच में कोई मुझे समझ पाया? उसने मेज पर अनुबंध दिया और कहा, तुम वही प्रतिभा हो जिसकी हमें तलाश थी। क्या हमारे साथ जुड़ोगे? मैंने अनुबंध देखा जिस पर कैदी शिक्षा प्रोजेक्ट लिखा था। मोटे आदमी ने कहा, यह यूएन की अंतर्राष्ट्रीय जेल है। हम चाहते हैं कि आप वहाँ कैदियों को शिक्षित करें। मैंने पूछा, क्या वह कोई शिक्षण संस्थान है? वह हंसा और बोला, जेल जैसी जगहों पर सपने देखना मुश्किल है। हमें सक्षम और तेज दिमाग वाले शिक्षकों की जरूरत है। मैं भी हंस पड़ा। असल में मेरी पृष्ठभूमि के लिए यह सम्मानजनक पेशा नहीं है। वह समझ गया कि मैं तैयार हूँ। उसने इशारा करते हुए कहा, यही तुम्हारी महानता है। दांते महोदय एक महान व्यक्ति हैं जो आशा के बीज बो सकते हैं। चाहे स्वर्ग हो या नर्क, आप महान बन सकते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, पर नियम वही है। यहाँ एनेस्थीसिया उपलब्ध नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बेहोश था। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू किया और सभी चोटों का इलाज एक साथ करने लगा। अगले ही पल डॉक्टर की आंखें खुली, पुतलियां सिकुड़ गईं और सर्जिकल चाकू नाचने लगा। डॉक्टर की आंखें शरीर के आर पार देख सकती थी। चोट कहीं भी हो, वह उसे सटीकता से ठीक कर देता। इन 15 मिनटों में डॉक्टर के हाथ लगातार काट छांट करते रहे और 182 कब का बेहोश था। उसके लिए यह बेहोशी ही सबसे अच्छा एनेस्थीसिया थी। जल्द ही डॉक्टर ने हाथ रोक लिए। 182 की सारी चोटें ठीक हो गईं। अब बस कुछ दिन आराम चाहिए था। घायल हुई पिंडली की मांसपेशी भी डॉक्टर ने ठीक कर दी। डॉक्टर ने सर्जिकल चाकू चलाकर काम पूरा किया। प्रतिक्रिया न मिलने पर उसने थप्पड़ जड़कर कहा कि तू जल्दी बेहोश हो गया। फिर डॉक्टर दाहिनी ओर आया। पहले बताया था कि उसका हाथ टूटा था। डॉक्टर ने देखा कि 192 का गोरा हाथ काफी सूज गया है। फिर डॉक्टर ने चाकू से हाथ चीर दिया। क्या इसे खोलने से उसे कोई दिक्कत होगी? इसी वक्त 182 होश में आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। छोटा चाकू उसके हाथ में उतरने लगा। थोड़ा दर्द होगा, सहना होगा। 192 की आंखें लगातार कांप रही थीं। लगता है यह ऑपरेशन उसके लिए नरक जैसा था। फिर 192 के हाथ का ऑपरेशन हुआ, जहां मांस फटा था और टूटी हड्डी दिख रही थी। डॉक्टर हैरान होकर बोला, तुम्हें गंभीर फ्रैक्चर है जो बढ़ता जा रहा है। आखिर हुआ क्या था? डॉक्टर ने सॉफ्ट टिश्यू देख हड्डी के टुकड़े हटाना शुरू किया, पर उसे कुछ अजीब लगा। ये सारे टुकड़े तो आपस में जुड़े थे। अगले ही पल डॉक्टर की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि सारे टुकड़े अपनी जगह वापस आ रहे थे। डर कर उसने मास्क उतारा। बाहर दरवाजा खुला। डॉक्टर को देख मैं खड़ा हुआ और पूछा कि क्या सर्जरी खत्म हो गई है? लेकिन जल्दी ही मुझे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। मेरी आंखें भी धीरे धीरे बड़ी होती गईं। उस वक्त 182 भी मुझे देख रहा था। मैंने देखा डॉक्टर ने 182 को कंधे पर उठाया और बाहर आ गया। उसकी आंखों में गुस्सा था। क्या तुम मरना चाहते हो? तुमने मुझे कैदी का इलाज करने क्यों कहा? वह तो स्पोर्ट्स टीचर है। ये देखकर मेरे मन में चिंता होने लगी। गया काम से। अब यह डॉक्टर जरूर गुस्से में फट पड़ेगा।